विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और साल का पहला कारोबारी सत्र, भले ही हम थर्सडे का सेशन कर रहे हैं लेकिन साल का ये पहला कारोबारी सत्र है और क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल निफ्टी आज के सत्र में है। मात्र 3 अंक ऊपर फिलहाल 30 अंक ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में कंपैरिजन करें आप निफ्टी से तो थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। थोड़े ब्रॉडर मार्केट्स क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप में उतनी रैली नहीं है। स्मॉल कैप तो बैकफुट पर, इसलिए ब्रेथ आपको खराब दिखेगी। रस्साकसी इनफैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है और सेक्टर स्पेसिफिक भी काफ़ी एक्शन है। FMCG पैक 3% डाउन है, ITC क्योंकि 9%। सब पे करेंगे चर्चा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडेसाइज पे, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच हो, सब पे होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 2020 के बाद ITC में सबसे बड़ी गिरावट। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगने की खबर से शेयर में इंट्रा में लगा लोअर सर्किट। 50,000 का मार्केट कैप साफ। गॉडफ्रे फिलिप्स भी करीब 10% फिसला। 1 फरवरी से सिगरेट तंबाकू पर लगेगी ड्यूटी। नए साल के मौके पर छुट्टी के मूड में बाजार 80 अंकों की छोटी सी रेंज में कर रहा है कारोबार। निफ्टी 2650 के करीब। L&T, रिलायंस, M&M और इन्फोसिस ने भरा जोश। निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की खरीदारी कायम। IT और सरकारी बैंकों में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी, साथ ही ऑयल एंड गैस, मेटल और चुनिंदा NBFCs में भी रौनक। लेकिन ITC की वजह से FMCG इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसला। साथ ही कैपिटल मार्केट और डिफेंस शेयर भी कमजोर। दोनों इंडेक्स करीब 1% नीचे। दिसंबर में मारुति, अशोक लेलैंड और आयशर के अनुमान के मुताबिक निकली बिक्री। घरेलू सेल के दम पर मारुति ने दिसंबर के बीच में करीब 2 लाख से ज्यादा बेची गाड़ियां। इधर दिसंबर में रॉयल एनफील्ड की बिक्री में करीब 30% का इजाफा। वहीं M&M की टोटल सेल्स में लगभग 25% की हुई बढ़ोतरी। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज वोडाफोन में रिकवरी। प्रमोटर के कंपनी का करीब 6,000 करोड़ का बकाया चुकाने की खबरें से शेयर जोश में। शेयर 5% ऊपर। अगले 12 महीने में रिलीज होगा करीब 2300 करोड़ रुपए का पहले चरण का फंड। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। ये कार्यक्रम अगले 1.5 घंटे आप यानी लगभग 1:59 से लेकर 3:32 तक हमारे साथ देखेंगे, मेरे और श्रेया के साथ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 1:59 से 3:32 क्योंकि बाजार का हाल कुछ वैसा ही है जो परसों था या फिर उससे पहले था। रेंज बाउंड मार्केट, ये लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन श्रेया हमको एक छोटी सी रेंज में रखता हुआ, और यकीन मानिए 31 दिसंबर की रात को लगा हुआ वो क्रश लोगों को इतना भारी पड़ रहा है कि पूछिए मत। अब लोगों को भारी पड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन वो ITC के लिए यकीन मानिए बहुत भारी पड़ रहा है इस वक्त। ITC एट डे लो, और एक ज़माने बाद, यकीन मानिए एक ज़माने बाद ITC में इस प्रकार की गिरावट है। शायद इंडेक्स को बहुत दुखद नहीं लग रही है, बट इटसेल्फ ITC के इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर सेटबैक। शेयर बिल्कुल, ITC के इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी एक बड़ा झटका है और पूरा FMCG पैक इनफैक्ट ITC ने ले डूबा। लेकिन बहुत चीज़ें समझनी है अभी ITC में कि जब से पहले से खबरें थी, फिर क्यों टूटा, क्या क्लैरिटी, सब पे करेंगे आराम से डिटेल में चर्चा। लेकिन उससे पहले इंडिसेस पे वीरेंद्र जी आपसे सवाल मेरा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक छोटे से रेंज में हम अटके रह गए हैं आज के सेशन में। लेकिन क्या, मेरा सवाल है बैंक निफ्टी को लेकर, क्या निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आपको मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी निचले स्तरों से आई वो ठीक नजर आ रही है। और अगर निफ्टी पे कोई ट्रेड, जैसा कि सबने कहा, कोई डॉक्टर हो, उसको पता हो क्या करना है, उसको लेना है, तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कैसे अप्रोच होनी चाहिए? देखिए श्रेया, आपका सवाल है कि क्या बैंक निफ्टी स्ट्रांग है? बिल्कुल स्ट्रांग है। ये इंडेक्स आज से नहीं, ये बीते काफ़ी समय से स्ट्रांग है। ये इंडेक्स वो है जो ऑप्शन राइटर्स, देखिए श्रेया क्या होता है ना, बैंक निफ्टी में एक बात बताता हूँ, हल्के से छोटे अंदाज बताता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी में होते हैं ऑप्शंस मंथली, तो अब इसने मंथली ऑप्शंस के अनुसार ट्रेड करना शुरू कर दिया है। जहां इंस्टीट्यूशंस इसको कॉल राइट को
कॉल राइटर बैठते हैं ये पूरे महीने उसे नहीं काटता, और जहां इंस्टीट्यूशन पुट बेच के बैठते हैं ये पूरे महीने उसको तोड़ता नहीं है। और दिसंबर का महीना इसका, एक नवंबर का महीना इसका जीता जाता उदाहरण है। ना 59,500 क्रॉस हुआ, ना 59,000 टूटा। तो बात तो खैर उसकी ये निफ्टी की हो गई। आपने पूछा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ श्रेया। इट्स 26157। ये मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ 26200 इज डिफिकल्ट। कल मैंने अपनी कमेंट्री में कहा था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 25981, जब सुबह सुबह बाजार खुला सीरीज का बना था, कमेंट्री में क्लियरली लिखा था मैंने श्रेया कल की, द मोमेंट यू विल क्रॉस 981 एंड 26031, आपको एक बड़ा स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 26,119 और 26,175। आपने क्या किया था कल? आपने 26,000 के कॉल राइटर को ट्रैप किया, और अमूमन एक सीरीज का पहला दिन, उससे पहले अगर 10 दिन पेनफुल रहे हों, रिट्रेसमेंट वाले रहे हों, तो एक काउंटर ट्रेंड प्रोवाइड करता है। तो हमें एक ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज 26,175 बड़ी शालीनता से मिल गया था। लेकिन आप देखिए श्रेया, आज क्या क्या हुआ। आज रिलायंस चला, आज एमएनएम चला, आज बैंकों में ज़्यादातर बैंक चल रहे थे, इन्फोसिस चल रहा था, एलएनटी चल रहा था। उसके बावजूद निफ्टी ने 26,200 की रेंज को नहीं लांघा, जस्ट बिकॉज ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, वो क्या कहता है, कॉल राइटर को एक कंप्लीट मौका देता है टू टेक अ ग्रिप एट द मनी कॉल्स। स्टैट्स लिखा है ये प्लीज जरा देखिए 26,200 की कॉल में क्या हो रहा है श्रेया। कॉल राइटर्स ने आज से 3 रोज पहले जैसे 26,000 की कॉल को बेचा हुआ था, आज वो 26,200 की स्ट्राइक पे कर रहा है। आउटस्टैंडिंग वाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, 1.5 करोड़ की कॉल हो गई है यहां पर। वो कॉन्ट्रैक्ट जो 6 जन को एक्सपायर होगा, आउटस्टैंडिंग वाई 1.5 करोड़ का 88 लाख कॉल बिके कंप्लीटली विदाउट एनी फेयर। वो ऑलरेडी कल मूव आ चुका है, अब उसको अगर आप देखें अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं, ये बेच के बैठा हुआ है। लेकिन एक बात है याद रखिएगा, इट्स जस्ट अबाउट स्पेंडिंग सम टाइम इज इन दिस रेंज। ये टाइम स्पेंड कर रहा है, और ये 26,000 का पुट राइटर भी जानता है। वहां पे 25 लाख पुट, 44 लाख पुट बिकी है, यहां पे करीब आउटस्टैंडिंग हो गया 2.5 करोड़ का। तो श्रेया, अभी रेंज बाउंड है इंडेक्स, कंप्लीट इन द ग्रिप ऑफ ऑप्शन राइटर्स। किसी बड़े उलटफेर के लिए, याद रखिएगा, किसी बड़े उलटफेर के लिए आपको लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1 26233। अगर आप ये जोन बाइसेक्ट करते हैं तो निफ्टी आपको उसी वक्त 100 पॉइंट ऐड करके देगा उस दिन, अगर 26,233 करता है। अदरवाइज अभी इस बात के चांसेस कम लग रहे हैं। और एक और बात, मेरे पास इन स्टैट्स में क्या चीजें थी, 26,000 का पुट राइटर, 26,100 का पुट राइटर, और क्या है, बेस टिकाइए स्क्रीन पे प्लीज। बेस के साथ साथ पुट राइटर्स के साथ साथ वहीं पे आपके 10 डेमा, वहीं पे आपके 20 डेमा लाइन है। सो एनी डिप टुवर्ड्स 26089 एंड 26051, यानी 10 डेमा के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर, पुट राइटर्स के जोन के ऊपर, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग अ कंट्रोल डिप, बट ब्रेकआउट श्रेया ओनली अबाउट 26233 श्रेया। बिल्कुल, फिलहाल तो रेंज बाउंड निफ्टी, लेकिन 26,233 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो 26233 इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपरी साइड पे। ये तो बात हो गई निफ्टी पर वीरेंद्र जी। और बैंक निफ्टी का, जैसे कि मैंने सवाल पूछा आपसे कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्या आपने कहा हाँ। अगर हाँ है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और क्या अप्रोच होगी बैंक निफ्टी में? ट्रेडर्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो उनको वॉच करने हैं? देखिए श्रेया, मैं कल भी अपनी कमेंट्री में, आज मैंने सुबह कमेंट्री नहीं दी थी अपने, कल भी अपनी कमेंट्री में लिखा था 59,500 सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे कल, ठीक है। और परसों 59,500 जैसे ही क्रॉस हुआ, लेवल था 59,533, आपको 250 पॉइंट, ये कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, परसों की और कल की लिख के देख लीजिएगा। द मोमेंट यू विल क्रॉस 59,533, 250-300 पॉइंट निफ्टी आपको जोड़ के दे देगा। और आप देखिए उसके ऊपर जोड़ के 250 पॉइंट, एग्जैक्टली 750 वो आपको मिल चुका है। देखिए है क्या ना श्रेया, निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट अभी तक सारा दमखम वो बैंक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि 500-700
800 पॉइंट का थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2000 पॉइंट जोड़ के दे देंगे, वो 2000 पॉइंट तब जुड़ेंगे जब दो मिसिंग पार्ट्स आएंगे, एंड दैट्स HDFC बैंक एंड दैट्स ICICI बैंक। वो अभी भी इस तस्वीर में नहीं है श्रेया, एंड टिल द टाइम वो नहीं है, आपको चैनल्स में ट्रेड करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, एंड दिस चैनल सिंपली रिफ्लेक्ट्स ह्यूज कन्विक्शन ऑफ 60,000 कॉलाइटर्स एंड 59,800 कॉलाइटर्स। ऑप्शंस के सेट्स लेके आइए प्लीज एक बार जरा देखिए किस तरीके से 60,000 का कॉलाइटर, यानी 59,500 का कॉलाइटर जो कि पूरी नवंबर में दिसंबर में छाया रहा, अब वो कहां प्लेस ले रहा है 60,000 की स्ट्राइक पे। पुट राइटिंग कहां पर विजिबल है 59,500। सिंपली हुआ क्या है, ये चैनल जो आज से एक हफ्ते पहले बिटवीन 59,500 और 59,000 में परसिस्ट करती थी, ये चैनल खिसक के 500 पॉइंट ऊपर आ गई है, लेके आई लेवल्स, चाहे वो अभी हो, आज से 2 दिन बाद हो, या फिर आज से 30 मिनट बाद हो। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, याद रखिएगा 59,500 पे पुट राइटिंग है। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन इन बैंक निफ्टी विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप, वो आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बट अभी अगर आपके पास ट्रेड है तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन आपको इस रेंज में ऑन निफ्टी बैंक लिखे आइए रेजिस्टेंस नंबर 1 सिर्फ RS1 तक रखनी है, सिर्फ RS1, एंड दैट्स आई थिंक 59,811 एंड 940। इस रेंज में अपने ट्रेड को निपटा लीजिए। अगला अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में तब आएगा जब आप 60,078 के जोन को क्रॉस कर देंगे। याद रखिएगा पिछले महीने को जिस जिसने इस रेंज बाउंड मार्केट में बैंक निफ्टी के डिप टुवर्ड्स 10 डेमा 20 डेमा को बाय किया, पैसा उसने बनाया है। अदरवाइज थ्रेशहोल्ड को पार करके बैंक निफ्टी ने पूरी सीरीज में मात्र 2 या 3 दिन पैसा बना के दिया है। सो ऑलवेज फोकस ऑन बाइंग डिप, कंट्रोल डिप। श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम बताइए। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी पे हमने इंपॉर्टेंट लेवल समझ लिए और कंट्रोल डिप बाय करनी है, अच्छी तरीके से डिटेल में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट अब भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआत करेंगे किन स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई नजर आई है। इटर्नल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, 2% से ज़्यादा की तेजी के बाद ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। NTPC पूरा एनर्जी स्पेस अगर आप देखें तो वहाँ पर एक बाइंग नजर आ रही है, 0.25% के करीब NTPC चढ़ गया। IT स्पेस में निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी थी, इसलिए विप्रो इस लिस्ट में शुमार, 1.5% की तेजी। और L&T जैसा कि वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ, अच्छी खरीदारी यहाँ पर भी होती हुई नजर आई है। वायदा बाजार में वोडाफोन आइडिया टॉप गेनर बना हुआ है और कल की बड़ी गिरावट के बाद आज एक रिकवरी आई, 6% दौड़ा ये स्टॉक। APL अपोलो ट्यूब्स पैनल ने पिक किया था और शानदार तेजी, 3% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। सुप्रीम इंडस्ट्रीज आई थिंक मानस जी की पिक थी सुबह, और क्या दौड़ा है ये स्टॉक। और ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी इस पे काफी पॉजिटिव थी पिछले वीक जब मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, 4% की तेजी। JSW एनर्जी, इसको भी काफी बार डिस्कस किया गया आज के सेशन में, 3.5% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। लेकिन कई सारे स्टॉक्स जो बैकफुट पर भी थे, ITC 1 फरवरी से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगने की खबर के बाद 9% टूटा और 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट 52 वीक लो पर ये आज कारोबार करता हुआ ITC। और डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या है, क्लैरिटी इस पर आएगी तो हम और इसको डिस्कस करेंगे आगे शो में। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज देखिए 2% के करीब यहाँ पे गिरावट। बजाज फाइनेंस बैकफुट पर 1.5% और BEL में कल की रैली के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, 1% नीचे है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 3% डाउन हो गया आज के सेशन में ये FMCG पैक से। और देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट भी लगभग 1.5% की गिरावट झेल रहा है। और केन्स टेक और डिक्सन टेक अगेन इस पैक में कल की एक रैली के बाद आज एक मुनाफा वसूली नरमी देखने को मिल रही है। दोनों ही 0.2% की गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। ओके, तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर ली, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या चीजें होंगी, शो फ्लो क्या होगा। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, सोमिल मेहता, रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर मंगलम मालू आपको बताएंगे कि ITC का शेयर क्यों टूटा है। 2:30 दिसंबर ऑटो सेल्स के आंकड़े लेकर आएंगे यतिन मोता। 2:45 पर लक्ष्मण रॉय बताएंगे आपको 2026 में क्या क्या होंगे बड़े रिफॉर्म। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको 2026 में बाजार के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स। और 2:55 पर मार्केट आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शनॉय। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे वीरेंद्र जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। और 3:15 पे लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए अब एक काम करते हैं, ITC पे
देखिए आज का सबसे, अगर आप देखें, बड़ा ज्वलनशील जो मुद्दा है वो है आईटीसी। देखिए इंडेक्स का एक काउंटर है एंड निफ्टी में ये होल्ड करता है लगभग 2.1% वेटेज, 2.41% वेटेज, 2.5% वेटेज वाला एफएमसीजी का दिग्गज, और मेरे ख्याल से 2022 के बाद सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा एफएमसीजी में। लेकिन आज चारों खाने चित। मैंने अपने करियर में बहुत कम बार देखा है, मुझे याद नहीं आता, मैंने देखा भी नहीं देखा है कि आईटीसी डाउन अबाउट 10%। कारण क्या है, अब इसका निवारण है भी कि नहीं है, मंगलम से बात करते हैं। मंगलम, आईटीसी मैंने तो नहीं देखा मेरे ख्याल से 10% डाउन कभी, रीज़न समझाइए, और इसका नंबर्स पे, इसकी अर्निंग्स पे, प्राइसिंग पे, सिगरेट प्राइसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस ड्यूटी हाइक का? तो मैं आपको कोशिश करूंगा स्पष्ट सरल भाषा में समझाने के लिए कि ये क्या हुआ है आईटीसी में। हाँ, इतनी बड़ी गिरावट आईटीसी में मेरे हिसाब से मैंने 2 बार देखी है। सबसे पहले तो एक मार्च 2020 में जब कोविड की गिरावट आई थी तो सारे स्टॉक्स में इतना बड़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिला था, और दूसरा जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तब उस वक्त क्या हुआ था कि आईटीसी में कुछ एक टैक्स आर्बिट्राज था, वो उसको जब रिवाइज किया गया तब स्टॉक 10 से 12% गिरा था। तो 2017 और 2020 के बाद मुझे लगता है ये इतनी बड़ी गिरावट आज पहली बार देखने मिली है। आज क्यों स्टॉक नीचे है? 2 रीजन है। सबसे पहले तो आपको याद होगा सितंबर में जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 अनाउंस किया था, तब उन्होंने कहा था कि जितने भी सिन गुड्स हैं वो 28% से 40% पे हो जाएंगे, और जो 28% के बाद जो प्लस लगता था वो शायद स्ट्रीट ने अज्यूम किया था कि नहीं लगेगा, ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस उतना ही रहेगा। तो आज जैसे टैक्स हैं सिगरेट पे, मैं आपको बहुत साफ तरीके से समझाता हूं। अगर एक सिगरेट है उस पर 28% जीएसटी लगता है, उसके बाद कुछ परसेंट सेस लगता है, कुछ परसेंट बेसिक एक्साइज ड्यूटी और कुछ परसेंट एनसीसीडी। टुगेदर ये करीब 50 से 55% पूरे एमआरपी का जो है वो टैक्स में जाता है। अब ये गवर्नमेंट के तरफ से 2 नोटिफिकेशंस आए। सबसे पहला कि ये जो 28% है 40% हो जाएगा, ये तो स्ट्रीट ने अज्यूम कर ही लिया था, बट ये नहीं अज्यूम किया था कि जो 28 का 40% होगा उसके बाद भी एक्साइज और बाकी सब टैक्सेस भी लगेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी और या सेस थे वो करीब 2100 रुपए से लेके 4000 रुपए प्रति 1000 स्टिक, यानी एक सिगरेट स्टिक पे 2 रुपए से 4 रुपए तक होते थे। बट अब जो है वो 40% जीएसटी लगेगा, और उसके बावजूद 2100 से लेके 8500 रुपए तक आपको पैसा देना पड़ेगा न्यू एक्साइज ड्यूटी, और जो एनसीसीडी है 50 पैसे से लेके 75 पैसे या 80 पैसे पर स्टिक, वो आपको अभी भी देना पड़ेगा। तो नेट जो सिगरेट की प्राइस है वो करीब 20 से 40% बढ़ेगी। जो टैक्स मैंने कहा 50 से 55% पर स्टिक होता था, वो अब 60 से 80% के आसपास हो जाएगा। WHO के रिकमेंडेशंस भी है कि वो करीब 75% के आसपास रहें। तो कंपनीज को ये प्राइस पास ऑन करने के लिए जो 18 रुपए का सिगरेट है उसे 25 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो 7-8 रुपए का सिगरेट है उसे 9-10 रुपए में बेचना पड़ेगा, और जो 11 रुपए का सिगरेट है हो सकता है उसे 12 या 13 रुपए में बेचना पड़े। अगर उन्होंने ये प्राइस बढ़ा दिया तो उनके वॉल्यूम पे इंपैक्ट आएगा, और अगर उन्होंने ये प्राइस नहीं बढ़ाया तो उनके एबिटा पे करीब 35 से 40% का इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रीट काफ़ी निराशाजनक है, और अगर आप देखें तो अभी तक फुल क्लैरिटी नहीं आई है कि गवर्नमेंट कितना इम्पोज करेगी, बट स्ट्रीट है उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो प्राइस इन कर लिया है कि 20 से 40% तक टैक्स बढ़ेगा, इसलिए 18 से 35% तक उनको सिगरेट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम नीचे होगी, और अगर उन्होंने प्राइस नहीं नीचे बढ़ाई तो उनका जो एबिट है ओवर 40% उसमें इंपैक्ट दिखेगा। इसलिए आईटीसी 9% नीचे है, गॉडफ्री फिलिप्स 16% नीचे है। अब आप कहोगे कि आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स ज़्यादा नीचे क्यों है और वीएसटी इंडस्ट्रीज इतना नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि जो ज़्यादा इंपैक्ट है वो प्रीमियम सिगरेट्स में है। वो तो गॉडफ्री फिलिप्स जो मार्लबोरो है वो प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन उनमें कई ज़्यादा है, आईटीसी में गॉडफ्री से थोड़ा कम है, बट वीएसटी का जो है वो मोस्टली सिगरेट 10 से 11 रुपए तक ही सीमित है। तो प्रीमियम में इतना उनका इंपैक्ट नहीं आया, इसलिए वो स्टॉक सिर्फ 1.5% नीचे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गॉडफ्री को होगा और आईटीसी को। गॉडफ्री को दूसरी मार ये भी पड़ेगी कि बिकॉज जो लीगल सिगरेट इतने महंगे हो गए तो इलीगली आसपास के देशों से स्मगल करके मार्लबोरो भी इस देश में आ जाएगा, और वो उनके लिए एक इंक्रीमेंटल हिट होगा। इसलिए गॉडफ्री 16.5% नीचे है। ओके, तो मिस्टर मालो ये तो ये बात हो गई कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पर इम्पैक्ट, और नहीं बढ़ाते तो एबिटा पर मार। 40% से एक्स्ट्रा और एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हालांकि कई सारे सवाल हैं मेरे अंदर जो मैं पूछना चाहूँगी। एक तो क्योंकि
आईटीसी सिगरेट एक नशा होता है, उसको छोड़ना भी एक बड़ा कदम होता है। वो वॉल्यूम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसको और डिटेल में समझूंगी, लेकिन उससे पहले आईटीसी पर टेक्निकल्स क्या हैं ये आशीष चतुर्वेदी से समझ लेते हैं। आशीष, आईटीसी 2020 के बाद, अभी मंगलम जी ने ये मेंशन किया, मार्च 2020 के बाद ये गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है अभी ये? देखिए, चार्ट्स तो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुके हैं और आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देखें 8-10% की गिरावट आ जाए, वो भी इतने समय के बाद। आईटीसी जैसा स्टॉक है, वीरेंद्र भी अभी यही बता रहे थे कि आमतौर पर इतना बड़ा मूव आता नहीं है स्टॉक में, लेकिन आज एकाएक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब 12 मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। आप वॉल्यूम्स देखें तो 28 मई इसी साल सबसे ज़्यादा, मतलब 2025, माफ़ कीजिएगा, आज साल का पहला दिन है, और मार्केट कैप एक ही दिन की गिरावट के साथ 50,000 करोड़ स्वाह हो गया। गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। टाइम फ्रेम पर किसी पे भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेकडाउन ही नजर आएगा। अब खास बात है कि मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, और की मूविंग एवरेजेस यानी अगर आप 200 डीएमए देखें तो ये बहुत लंबे समय से रिस्पेक्टेड थी। ऑलमोस्ट 28 फेब 2022 के बाद से इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके बाद आज यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और मैं एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, सभी मूविंग एवरेजेस के लेवल आपको समझ में आएगा। 100 डीएमए देखें, 200 डीएमए देखें, या फिर 200 वीक मूविंग एवरेज देखें, ये सिंपल मेथड से 388 के आसपास है। तो यानी तीनों टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आरएसआई को देखें तो करीब करीब इसकी रीडिंग अभी 28 पे आ गई है। तो यानी जो 30 और 70 का पैरामीटर फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा ओवरसोल्ड जोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से और नहीं घट सकता। लेकिन दिक्कत की बात ये कि मार्च 2020 के बाद आरएसआई की भी रीडिंग अब तक की सबसे वर्स्ट देखने को मिली है। तो एक टेक्निकल्स तो पूरी तरीके से बेरिश इशारा कर रहा है। जी, बेरिश सेटअप फॉर आईटीसी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मंगलम के बहुत बहुत शुक्रिया। और आईटीसी इज नाउ बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा, इट्स जस्ट अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बट कैंडल इतनी बड़ी है सेल्फ की पूछे मत। और आईटीसी ने अगस्त 2019 में, मुझे याद अच्छी तरीके से, 200 वेमा के नीचे क्लिप दिया था। उसके बाद ये मल्टी वीक, मतलब आप समझिएगा कि अगस्त 2021 तक उसके नीचे रहा। तो इसकी टेंडेंसी है ऐसा कोलैप्स देखने के बाद लोअर प्राइस पे एडजस्ट करने की, सस्टेन करने की टेंडेंसी है। खैर, अब मैं विषय को चेंज करता हूँ, फटाफट पहले काम करते हैं, कॉल्स लेते हैं, उसके बाद आईटीसी को चर्चा में और शामिल कर लेंगे। ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को, गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है टोरेंट पावर। अब टोरेंट पावर ट्रेड करेगा 1325 के आसपास, स्टॉप करेगा, स्टॉप लगेगा 5 रुपए का 1320, टारगेट होगा 1340। हो सकता है इस पे वो ट्रेड बन सकता है कल के टोरेंट पावर, टोरेंट पावर नॉट फार्मा, टोरेंट पावर, टोरेंट पार, ठीक है। 1326 पे कर रहा है कारोबार। यहाँ पे खरीदारी की राय हो गई गावस्कर की। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं पिक कर रहा हूँ जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट में एक बड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है कुछ समय से, और यहाँ पर 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज अच्छा मोमेंटम भी है, ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है हमें, गुड वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल भी आए हैं। ग्रेट सेटअप, 102 पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 112 पर रखेंगे। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स आपका बाय कॉल यहाँ पे। जीएमआर एयरपोर्ट्स 105 पे आ गया, वाकई अच्छा मूव यहाँ पे। हमें जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक 8-9 दिनों से 10 और 20 डेमो पे कंसोलिडेट कर रहा था। कल के सत्र में यहाँ पे हमने फर्स्ट मूव देखा था अबव दिस मूविंग एवरेज, और आज हम एक इस पुलबैक का अच्छा कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। तो ओवरऑल ऑर्डरली फैशन में है यहाँ पे चार्ट। 362 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रखेंगे 359 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 368 के। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल, ये खरीदारी की राय होगी अमित जी की तरफ से। अच्छा करता हुआ स्टॉक्स निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और 1.5% के करीब करीब चढ़ता हुआ। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, आरईसी लिमिटेड पे खरीदारी करनी है। मॉर्निंग में मैंने पीएफसी की भी बात की थी, और उसी तरह के पैटर्न्स आरईसी में भी बने हैं। 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। मेरा समझना है कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसलिए आरईसी में खरीदारी करेंगे। 361 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 376 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 376 तक के ये कैश लेवल्स हैं। 365 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे 365 के कॉल ऑप्शन में। 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, 16 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है।
जी हाँ, आज ये कॉम्बो बहुत अच्छा चल रहा है आरईसी पीएफसी का, एक क्लासिकल कॉम्बो जो दो स्टॉक्स इकट्ठे चलते हैं। उसमें आरईसी, सुबह मानस ने पीएफसी पर टिप्पणी करी थी। अरुण कुमार मंत्री जी को स्क्रीन पे लेके आइएगा। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। सुबह टेक्निकल ग्लिच था, वो टेक्निकल ग्लिच दूर हो गया अब, है ना? अब बताइए आपकी कॉल क्या है? हैप्पी न्यू ईयर। वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी आपको भी और श्रेया जी को भी, दोनों को ही हैप्पी न्यू ईयर। टेक्निकल ग्लिच था, थोड़ा पावर ऑफ हो गया था, वही सबसे बड़ा टेक्निकल ग्लिच था। बाकी वीरेंद्र जी, जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, मुझे लग रहा है मदरसन सुमी में काफी अच्छा मोमेंटम है। 121 के आसपास एक स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 128 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो मदरसन सुमी को बाय करें, 120 का स्टॉप लॉस लगाएं और 128 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, मदरसन सुमी यहाँ पे खरीदारी की राय अरुण कुमार मंत्री जी की तरफ से ये कॉल हो गई। तो सारे बाई साइड की ही ट्रेड आए हैं, एक एक करके टेक्निकल कॉल्स क्योंकि पूरे हो गए हैं, तो फटाफट से आपके स्क्रीन पर रख देते हैं ताकि आप फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। प्रकाश गावस ने टॉरेंट पार चुना है, 1340 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1320 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा लग रहा है, खरीदारी की राय ऑब्वियसली। सोमिल जी ने कहा है कि जेमा एयरपोर्ट्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा आगे चल के, तो उसके टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। ये हैं सोमिल जी के 112 के टारगेट देख रहे हैं वो, 102 का स्टॉप लॉस लगाइए। अमित जी ने दाव लगाया आदित्य बिरला कैपिटल पे, यहाँ पर तेजी की उम्मीद है उनको और वो कह रहे हैं कि टारगेट 368 तक दिखा सकता है, 359 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और मानस जी ने पीएफसी सुबह सुझाया था, आरईसी अभी अच्छा लग रहा है उनको, दोनों ही स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो 376 के टारगेट है, 361 का स्टॉप लॉस है। और अभी अरुण कुमार मंत्री जी ने संवर्धना मदरसन चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनके तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर और 128 तक के टारगेट है, 120 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन 2026 में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होना चाहिए, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जहाँ पे कमाई हो सकती है, ये आशीष चतुर्मूर्ति जी से जानेंगे। आशीष जी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर, और बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा। बिल्कुल, सबसे पहले आपको, वीरेंद्र को, पैनल में मौजूद मेरे सभी मित्रों को और सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक कि इस साल की स्टार्ट की बात करें तो मेरा ये मानना है कि हमने इसकी चर्चा पहले भी की और हमारा ये मानना है एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कि पीएसयू बैंक्स जो है वो इस साल काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी के अंदर में रिफॉर्म हुए, इनकम टैक्स का रिलीफ मिला और बैंकिंग की लिक्विडिटी, आरबीआई ने जिस तरह से बैंकिंग लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया, ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि क्रेडिट ग्रोथ का जो इन्वायरमेंट है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा देखने को नजर आएगा। और जिस तरह से अभी तक हम पिछले कुछ सालों में 8-9% के एक क्रेडिट ग्रोथ के इन्वायरमेंट में थे, वो बढ़ के अब कहीं ना कहीं 13 से 14% के क्रेडिट ग्रोथ के इन्वायरमेंट में हम एंटर होने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट का जो एक कट था वो भी अब कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल जो कट है वो थोड़ा सा शायद आपको स्लो होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग को जो हिट लगा पिछले 1-2 क्वार्टर में इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो अब कहीं ना कहीं वो हिट अब रुकता हुआ नजर आएगा और जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। नेट एनपीए के जो नंबर्स हैं वो भी बहुत स्टेबल है और इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि जो वैल्यूएशन है ओवरऑल पीएसयू बैंक्स का वो 1.2-1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे है फॉरवर्ड वैल्यूएशन के बेसिस पर, जो बहुत कंफर्टेबल जोन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एसबीआई हमारी एक टॉप पिक रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि एसबीआई के अंदर में जो लीडरशिप पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। 25% के आसपास पूरे इंडिया के अंदर में एक डिपॉजिट का शेयर मेंटेन करता है और 19% के एडवांसेस को एसबीआई इस समय पे कंट्रोल करता है। तो ये देखते हुए हमें लगता है कि एसबीआई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। 950 पे मेरे हिसाब से स्टॉक में बहुत बढ़िया एक मीडियम टर्म सपोर्ट बनाया है, तो ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1150 से 1200 तक के पोजिशनल टारगेट्स या मीडियम टर्म व्यू हमारा इस समय पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बना हुआ है। आशीष, आपका व्यू चाहूँगा मैं। एज अ पीएमएस मैनेजर आप किसी भी स्टॉक को कसौटी पे कस के फिर उसको पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। आईटीसी हमेशा एक इन्वेस्टमेंट कॉल से ज़्यादा अगर आप देखें एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक रहा है। आईटीसी पे जो आज डेंट पड़ा है उसको आप कैसे देखेंगे? 10% और ये एक्साइज हाइक जो था और जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बॉटम लाइन पे, जो प्राइसिंग इन्हें थोड़ी सी फर्म करनी पड़ेगी, डिमांड पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 केसेस हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी के। आप होते तो क्या आईटीसी को इस प्राइस पे कंसिडर करते आफ्टर आई थिंक 10% डिप?
जी, तो पहली बात तो हम एफएमसीजी से वीरेंद्र, जैसे हमने काफ़ी समय से हमने ये चर्चा की कि हम एफएमसीजी में काफ़ी एक अंडरवेट पोजीशन पे है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सबसे पहली बात, जिस तरह की वैल्यूएशन पे पूरा एफएमसीजी ट्रेड करता है, उसके करस्पॉन्डेंस हमें ना वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नज़र आ रही है और ना टॉप लाइन ग्रोथ देखने को नज़र आ रही है। दूसरी बात है कि आप मार्जिन्स में भी देखेंगे तो जो एक क्योंकि रॉ मटेरियल का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके चलते मार्जिन्स में भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट सरप्राइज देखने को नजर नहीं आ रहा था। ये तो था ओवरऑल एफएमसीजी का। पर अगर से हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो सिन गुड्स के प्रोडक्ट है, एक तो इसके अंदर में प्राइसिंग का जो पावर है वो कहीं ना कहीं अब जो एक कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ थी प्राइसिंग को मेंटेन करने की, वो कहीं ना कहीं डिटोरेट होते हुए काफी लंबे समय से नजर आ रही है। तो जिसके चलते हमें लगता है कि एबिटा और पैट लेवल पे बहुत सिग्निफिकेंट डेंट देखने को नजर आएगा। जैसे आईटीसी की अगर से हम बात करें, जो आज जो न्यूज फ्लो चल रही है, उसके चलते हमें लगता है कि 30-40% का कहीं ना कहीं डेंट जो है एबिटा लेवल पे और पैट लेवल पर आता हुआ क्लियरली नजर आ जाएगा। या ये नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली डेंट हो सकते हैं। तो जब दोनों सिनेरियो आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले समय की फ्यूचर जो अर्निंग है वो वोलेटाइल रहेगी, तो ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन हम इन कंपनीज को देते हैं, उनके अंदर में एक डिटोरेशन आएगा, और जिसके चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद हो सकता है फर्दर गिरावट इसके अंदर में ना आए, बट मुझे ये लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 330 से 370-80 की जोन में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमें इसे क्लियरली इस समय पे भी अवॉइड की लिस्ट में ही रखेंगे। ओके, आईटीसी अवॉइड है, वही बात होगी, आगे हुआ पीछे खाई, और आईटीसी फिलहाल कोई बड़ा रिटर्न नहीं देगा अपने इन्वेस्टर को, तो अवॉइड करें, ऐसे स्टॉक में रहना ही क्यों है फिर। लेकिन क्योंकि एफएमसीजी की चर्चा हम लगातार करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इसने पिछले साल 2025 और 2026 के आगाज़ में भी एक बड़ी नेगेटिव खबर पूरे पैक के लिए, और ये टूटा आईटीसी। लेकिन चुनिंदा स्टॉक ठीक ठाक भी कर रहे हैं। कोलगेट सुझाया था गाबा सर ने, वो ठीक ठाक मोमेंटम में बना हुआ है। वीबीएल इनफैक्ट ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट में काफ़ी वीबीएल का जिक्र किया गया, 2026 के आउटलुक में ये स्टॉक को भी शुमार किया गया। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, माफ़ कीजिएगा, गोदरेज कंज्यूमर आज अच्छे तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। अगर एक, वैसे तो आशीष जी आपने अपने एफएमसीजी पर स्टैंड बताया, आप अंडरवेट हैं, चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल कॉल ले लूँगी मैं। गोदरेज कंज्यूमर पर मानस जी आप बताइए, ये क्या लग रहा है आपको 1240 के लेवल पर जिस तरीके से मूव्स आए हैं, क्या चेज़ करने लायक है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से? एक आध महीने के लिए यहाँ पे पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या आपको? देखिए, व्यू तो पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि लगातार 1110 रुपए से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने अपने 220 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1300 रुपए का होगा। पैटर्न पॉजिटिव है, और कभी भी कोई डिप मिले तो खरीदारी करें, क्योंकि 3-4 दिन की रैली आ गई है। ये कोई डिप मिले तो खरीदारी करें। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1200 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 1300 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, गोदरेज कंज्यूमर पे। अच्छा आशीष, एक प्रश्न पूछूं आपसे। 2025 हमको ये सिखा के जाता है कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ये खोजनी पड़ेगी, है ना। अगर इंडेक्स यही रह गया, मान लीजिए 25, 26, 27, तो भी अगर आप देखें इंडेक्स को में बहुत पैसा बनेगा नहीं, तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ खोजनी पड़ेगी। एक स्टॉक है मेरे ख्याल से एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जरा ये देखिए, आज ऑल टाइम हाई 2000 रुपये। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब बाजार काफ़ी तक साइडवेज रहा, एक साल से करीब 14 महीने से, अभी आपका टेक, आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट का केस है, ऑल टाइम हाई, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल हम काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक के अंदर में। मेरा ये मानना है कि एक तो सबसे अच्छी बात ये कि इस स्टॉक ने पिछले अगर से आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल एक कंसोलिडेशन के फेज में गुजारा, और जहां पर पे स्टॉक 1400 रुपए और 1850 की एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब इसने एक तो पहली बात बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आया। अब इसके जो कारण है वो एक बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल सेल्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जब ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ओवरऑल एबिटा और पैट लेवल पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। तो एक जो सिनेरियो जिसको हम देखना चाहते हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ से बेहतर जब
पैड ग्रोथ या एबिटा ग्रोथ होती है तो फिर कंपनी के अंदर में एक सिग्निफिकेंट रीरेटिंग होना शुरू हो जाती है। और वही सिनेरियो हमें लगता है एपीएल अपोलो के अंदर में देखने को नजर आएगा। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स के अंदर में ऑलमोस्ट 55% मार्केट शेयर ये कंपनी मेंटेन करती है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन, ये दो चीजों की वजह से मुझे लगता है स्टॉक में जो रीरेटिंग है वो बरकरार रहेगी और 2250-2300 तक की एक मीडियम टर्म अपसाइड मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में क्लियरली देखने को मिल सकती है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स काफ़ी अच्छा लग रहा है आशीष तुर्मुता जी को, तो ये काउंटर रडार पे होना चाहिए। 2026 के लिहाज से भी परफॉर्मेंस की उम्मीद इस पर्टिकुलर काउंटर से। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गावस्कर से, मानस जी से, अरुण कुमार मंत्री जी से। अरुण जी बताइए, कैश में आपकी पिक क्या होगी? श्रेया जी, अवंती फीड्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। 856 के आसपास चल रहा है, 892 तक के टारगेट्स रहेंगे। 839 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट के वर्ष के आसपास है, तो मुझे लग रहा है इसको बाय करें। 898 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, कैश कॉल्स में अवंती फीड्स 795। मानस आप क्या पिक करेंगे कैश में? तो देखिए, बिरला कॉर्पोरेशन पे ध्यान है। अब ऐसा लग रहा है कि बिरला कॉर्पोरेशन ने एक बॉटम बनाया है, शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है 1040 के आसपास। आज स्टॉक ने अपने 10 और 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक 1079 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है बिरला कॉर्प में और 1150 के टारगेट सेट करनी है। ओके, बिरला कॉर्प में यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4% अप है आज के सेशन में। गावस्कर, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? लाल पैथलैब्स ध्यान पे है मेरे, डॉक्टर लाल पैथलैब्स ट्रेड करा है 1519, स्टॉप लगेगा करीब 1510 का, 9 रुपए का। टारगेट 1550 के, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल तक के लिए लाल पैथलैब्स। ओके, लाल पैथलैब आपकी स्क्रीन पे और करीब 1518 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव यहाँ पे है। लेकिन अब बात करते हैं जनाब थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया पे। जरा प्लीज़ लेके आइए स्क्रीन पे। इस वक्त आइडिया 6.5% ऊपर 11.45 और इंट्राडे में एक बार फिर से अपना अगर आप देखें 11.95 का इसने हाई भी लगाया था। बात करूंगा मैं दो फैक्टर्स पे यतिन से। एक तो ऑटो सेल्स के आंकड़े कैसे रहे और वोडाफोन आइडिया। यतिन, कल तो ये चारों खाने चित हो गया था, लेकिन इस रिवर्सल को थोड़ा सा समझाइए, इसके पीछे कारण क्या था? कल बाजार को क्या संशय, क्या दुविधा थी उस डेवलपमेंट पे, और आज जो अगर सुविधा है तो ये है क्यों? थोड़ा समझाइए इसको। जी वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो शेयर्स में भारी उठापटक है। इनफैक्ट आज भी इंट्राडे में स्टॉक 10% तक ऊपर गया था। येस्टरडे स्टॉक 10-15% लुढ़क गया था और कहीं ना कहीं येस्टरडे तो कन्फ्यूजन था गवर्नमेंट के एजीआर पैकेज को लेके। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज शेयर क्यों ऊपर है, तो शायद इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वोडाफोन पीएलसी जो कि प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी है, वो शेयर होल्डर्स के साथ जो शेयर होल्डिंग करार है उसको पूरा कर दिया है। अगर हम बात करें तो वोडाफोन पीएलसी को आइडिया के मर्जर के वक्त जो संबंधित करार है और जो भुगतान करना है वोडाफोन आइडिया को लेके, वो भुगतान अब पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। मैक्सिमम साइड पे $1 बिलियन तभी कमिट किए थे कंपनी ने, यानी वोडाफोन पीएलसी लगभग 8,300 करोड़ रुपए देगी, जहां पहले से ही ऑलरेडी 2,000 करोड़ चुकाए गए थे और अब जो 6,400 करोड़ बकाया है इसके भी भुगतान के लिए वोडाफोन पीएलसी ने प्लान बनाया है। तो अगर हम बात करें तो 6,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि अब वोडाफोन आइडिया के लिए उपलब्ध रहेगी। इनकी लायबिलिटीज़ कम होगी और कहीं ना कहीं वोडाफोन पीएलसी का स्टेक जो है, यहाँ भी अगर आपको देखें तो मर्जर के बाद की क्लैरिटी संपूर्ण आएगी, तो जिसके कारण स्टॉक में आज आप 6-7% का मोमेंटम देख रहे हैं। ओके, क्यों है वोडाफोन अप ये हमने समझ लिया। काफ़ी वित्तीय संकटों से जूझ रही है, लेकिन एक रिलैक्सेशन तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया के बाद चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, यतिन जी अभी भी आ रहे हैं, और आप देखें टाटा मोटर पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल के भी अभी आंकड़े आ रहे हैं सामने। लेकिन अब तक जितने आंकड़े आए हैं उसकी तस्वीर समझाए कैसे रहे हैं दिसंबर ऑटो सेल्स के आंकड़े? तो श्रेया, आपको भी गुड आफ्टरनून। और ऑटो सेल्स की बात करें तो अपडेट अच्छी है कि दिसंबर का महीना है और एक्सपेक्टेशन भी हमारी थी कि इस टाइम बेहतर नंबर्स आएंगे और उससे भी बेहतर नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट शुरू जब करें मारुति सुजुकी के साथ, तो यहाँ अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम अनुमान की बात करें तो 2-2.25 लाख यूनिट्स के आसपास का अनुमान था और यहाँ 22% की बिक्री आपको डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। और अगर हम बात करें तो कुल बिक्री लगभग 22% से यहाँ बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। अगर हम बात करें M&M की, तो यहाँ भी कुल बिक्री 25% बढ़ी है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और ट्रैक्टर्स की जो कुल बिक्री है यहाँ लगभग 39% का जंप है। तो ट्रैक्टर सेगमेंट में भी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है पैसेंजर व्हीकल के साथ।
अशोक लेलैंड की बात करें तो जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है यहाँ 30% की ग्रोथ और घरेलू बिक्री में लगभग 26% का इजाफा और अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स अशोक लेलैंड ने दिए और शायद इसीलिए स्टॉक आज बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आयशर मोटर्स की बात करें तो इनकी जो इकाई है रॉयल एनफील्ड की, इन्होंने 1 लाख यूनिट से ज़्यादा बेचे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थे और आपकी स्क्रीन्स पे आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स के भी नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखें तो 5 से 10% का अनुमान से बेहतर प्रदर्शन ही रहा है। तो ये थे बिक्री के आंकड़ों का अगर आप देखें तो एग्जैक्टली फाइनली अगर आप देखें जो आउटकम था और उस पर जो प्राइस एक्शन था, जनाब स्टॉक रहा इस दौर का वो था अशोक लेलैंड। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, प्रकाश डालने के लिए। अशोक लेलैंड 184। दूसरा मैं आपको जरा प्रॉपर्टी समझाता हूँ जरा। बजाज ऑटो पोस्ट दिसंबर 2024 यानी फ्रैंकली स्पीकिंग आप बस 3 दिन के बाद ये इसका 52 वीक हाई होगा और अच्छा करता हुआ बजाज ऑटो का ऑल टाइम हाई है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ थोड़ा समझिए मेरी बात है। 12741 का हाई है, यानी एक बड़ा डिफरेंशियल जो है इंतज़ार कर रहा है इस स्टॉक का। उसके बाद भारत फॉर्ज स्लाइड नेगेटिव, बॉश नेगेटिव, आयशर मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, एक्साइट साइडवेज, हीरो मोटोकॉर्प अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, M&M एट ऑल टाइम हाई, मारुति सुजुकी एट ऑल टाइम हाई, संवर्धन मदरसन नवंबर 24 के बाद हाईएस्ट लेवल पे। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना ऑटो में अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। खैर इस पर हम डिस्कशन करेंगे और अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कुछ ऑप्शन ट्रेड्स और चार का चमत्कार, चार का चौका की। एक छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका एक बार। कमाई का अड्डा देख रहे हैं आप और वक्त हो रहा है एज प्रॉमिस्ड धमाकेदार ऑप्शन का। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, सोमिल मेहता जी से और अमित सेठ जी से। बताइए अमित जी, धमाकेदार ऑप्शंस में क्या पिक होगी आपकी? श्रेया जी, मैं बजाज ऑटो के 9500 के कॉल ऑप्शन के साथ जाऊंगा। फाइनली बजाज ऑटो एक कंसोलिडेशन के बाद क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है। अंडर परफॉर्मेंस रही है लेकिन अब लगता है कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ टाइट और जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है, फाइनली इट इज रेडी फॉर अ बिग मूव। तो 9500 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 250 रुपीज 247 रुपीज के आसपास, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 200 का और टारगेट्स रहेंगे 350 के। ओके, बजाज ऑटो में अभी जिक्र कर ही रहा था, चार्ट इसको दिखा था मैं, ऑल टाइम हाई 12700 के आसपास का है। तो एक बड़ा डिफरेंशियल यहाँ परसिस्ट करता है, वो अच्छा यहाँ पर एक स्पेस बचा हुआ है। अच्छा सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा धमाकेदार ऑप्शन? मेरा ट्रेड होगा HCL टेक पर। HCL टेक में कुछ समय से थोड़ी सी गिरावट हमने देखी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पूरा करेक्शन था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। 40 डेली मूविंग एवरेज पर HCL टेक ने सपोर्ट भी लिया है। यहाँ से HCL टेक का जो कॉल ऑप्शन लेना है दैट विल बी स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1640 का स्ट्राइक प्राइस लेना है। 27 जैन का ऑफ कोर्स द एक्सपायरी डेट। इस समय चल रहा है अराउंड 38-39 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 28 पर और ऊपर में टारगेट होगा 60। ओके, HCL टेक सोमिल जी की पिक हो गई ऑप्शंस में। मानस जी, आपकी पिक क्या होगी? देखिए शेयर जी, मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मदरसन में अगर आप देखें तो 104 रुपए से हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। आज स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे। 122 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 3 रुपए के नीचे लगा के रखना है और टारगेट 6 रुपए सेट करना है। ओके, संवर्धना मदरसन ये मानस जी को पसंद आ रहा है, तो ऑप्शंस में पिक किया गया बजाज ऑटो, HCL टेक और संवर्धना मदरसन। अच्छे लग रहे हैं तीनों स्टॉक्स, रडार पे रखें। लेकिन अभी वोडाफोन का जिक्र कर रहे थे हम, यतिन जी ने खबर समझाई और वोडाफोन आइडिया को अपने फॉरेन प्रमोटर वोडाफोन ग्रुप से 5836 करोड़ मिल रहे हैं, जो कि 2017 के मर्जर एग्रीमेंट से जुड़ा पुराना एक मामला है। इससे कंपनी की जो कैश पोजीशन है वो थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन आशीष चतुर्मोता जी, फाइनेंशियल क्राइसिस से तो कंपनी जूझ ही रही है। कल एक AGR रिलीफ की बात आई लेकिन जितनी स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशंस थी उतनी नहीं हुई, तो एक सेंटिमेंट थोड़ा बिगड़ा, कल काफ़ी गिरा, आज भी काफ़ी वॉलेटाइल है। अब बहुत ही कन्फ्यूजन है वोडाफोन आइडिया को लेकर, चलेगा नहीं चलेगा। आपका क्या व्यू लग रहा है वोडाफोन आइडिया का, क्या मान के चल रहे हैं आप?
देखिए श्रेया, हम तो क्लियरली इससे थोड़ा दूरी बनाए रखे हैं, और हमारी जो पोजीशन है, हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, भारतीय एयरटेल जो क्लियर एक विनर है इस पूरे स्पेस में, वहां पर हम मेंटेन रख रहे हैं। बट एक चीज जरूर तय है कि जिस तरह से वोडाफोन को एक रिलीफ मिला है, और हमें लगता है कि जो सब पहले एक मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ऑप्शनैलिटी मानी थी कि बिजनेस अगर से नहीं रहता है तो फिर इक्विटी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। अब धीरे धीरे एक बात क्लियर हो रही है कि बिजनेस तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल बना रह सकता है, और जिसके चलते वापस से मार्केट एक इक्विटी को एक वैल्यूएशन देने की कोशिश करेगा। हालांकि जिस तरह की जो डेट है, जिस तरह का स्पेक्ट्रम ड्यूज है, वो काफी बड़ी बड़ा नंबर है, और उसके चलते मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी। बट शायद अब मार्केट इसके अंदर में एक ऑप्शनलिटी देने की तैयारी कर रहा है, तो जिसके चलते मैं समझता हूँ ये आप शायद 15-16 रुपए तक की एक बार एक अपसाइड आपको वोडाफोन आइडिया में इवेंचुअली देखने को नजर आ सकती है। बट मैं इसको एक प्योर टेक्टिकल बेट के तौर पर देखूंगा। मैं क्लियरली इसको एक एज अ इन्वेस्टमेंट आइडिया इसे हम अवॉइड करेंगे। एज ए इन्वेस्टमेंट आइडिया आप इसे अवॉइड करेंगे। अच्छा, मीनवेल आप एक स्टॉक लेके आइए आप स्क्रीन पे, दैट्स मैरिको। मैरिको लेके आइए एक बार। मैरिको अब जा रहा है अपने करियर के हाई पर। देखिए, कभी भी किसी सेक्टर में किसी स्टॉक पे जब एक सेटबैक होता है, नेगेटिव खबर होती है, मेजर शार्प कट्स आते हैं, तो अल्टीमेटली बाजार जो है ना वो उस स्पेस के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरफ लैच ऑन करता है, उसको ग्रिप करने की कोशिश करता है। मैरिको इजीली यू कैन से आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं बेस्ट परफॉर्मर रहा है मैरिको एट ऑल टाइम हाई। सौमिल, आपका व्यू क्या है? I mean, अब क्योंकि ये जो थोड़ा सा आईटीसी का एग्जिट है, वो इन्वेस्टर्स या फिर वो पैसा भी शायद एफएमसीजी में ही किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को चेस करे। ये एक मल्टी मंथ स्लाइट राइजिंग चैनल है, मेरे ख्याल से 7 महीने की स्लाइटली राइजिंग चैनल है। 760 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो क्या प्रोजेक्शन होगा इसका? नहीं, आई थिंक फ्रॉम हियर ऑलरेडी ये 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, इनफैक्ट जो रेंज थी उसके ऊपर भी ये सस्टेन हो रहा है, तो आई बी प्रीटी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। यहाँ से शॉर्ट टर्म की अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 20-40 डेली मूविंग एवरेज आसपास ही है, 735 के आसपास, तो वो एक स्टॉप लॉस बनता है, और 200 डेली मूविंग एवरेज अराउंड 706 707 के आसपास है। तो ये दोनों सपोर्ट लेके मुझे लगता है कि ऊपर में बहुत अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट यस, दी स्टॉक्स आर वेरी स्लो। ये सारे स्टॉक्स, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, इन सब में भी पॉजिटिव व्यूज है, लेकिन ये स्टॉक्स बहुत स्लो चलते हैं। सो यू हैव टू हैव पेशेंस, थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके चलना है, 3 से 6 महीना, तब जाके मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स देखने मिलेंगे। माय टारगेट्स फॉर मेरिको वुड बी एटलीस्ट 840 850 लेवल्स इन द नेक्स्ट प्रॉब्ली 1 ईयर। ओके, एक साल के लिहाज से 850 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है मैरिको में। थोड़ा पेशेंस रखें और फिर आप इन स्टॉक्स को देखें। एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स जो बैकफुट पर हैं, वहीं कुछ काउंटर्स जैसे गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, पतंजलि जैसे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए आज के सेशन में। अब वक्त हो रहा है 4 का चौका का, और 2:40 पर इसकी हम चर्चा करते हैं अमूमन, और सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से, सुमिल मेहता देंगे एफएनओ सुपरस्टार, रुचित जैन से हम चार्ट का चमत्कार समझेंगे, और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता जी से लेंगे। रुचित जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। आ रही हूँ आपके पास चार्ट का चमत्कार के लिए, लेकिन सस्ता ऑप्शन बताइए मानस जी, क्या पिक किया आपने? देखिए, पीएनबी हाउसिंग पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हमने देख लिया है पीएनबी हाउसिंग में। आई थिंक पीएनबी हाउसिंग के ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 990 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉसेस 24 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 50 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीएनबी हाउसिंग 990 पर। और पता है श्रेया, सुबह बात हम कर रहे थे पीएनबी हाउसिंग पे, मैंने कहा था चलिए छोड़ते हैं, मैंने कहा फिर कहा था मैंने कहा नहीं, ले लेते हैं, काम करते हैं। याद है, क्योंकि जिस चीज़ को छोड़ो वो चलती है। और पीएनबी हाउसिंग के साथ कई बार ऐसा हुआ है, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस क्या गजब चला। और जो मैं बात कर रहा था उस टाइम, रचना जी से मैंने किससे बात कर रहा था, एक 31 जुलाई 2025 का ब्रेकडाउन पॉइंट था जब 200 डिमा टूटा था। क्या खूबसूरती से इसने उसको निकाला है। वाकई आज का सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट, उस श्रेणी में आप पीएनबी हाउसिंग को प्लेस कर सकते हैं। सौमिल, आपका एफएनओ सुपरस्टार? मैं बाय करना चाहूंगा क्यूमिंस इंडिया पे। क्यूमिंस इंडिया मुझे ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म।
40 डेली मूविंग एवरेज और लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड और द डेली चार्ट्स पे सपोर्ट लेके फिर से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 4420, टारगेट होगा 4680। कमेंट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है, ये काउंटर अच्छा लग रहा है खरीदारी की राय इनकी तरफ से। रुचिर जैन जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून टू चार्ट के चमत्कार में मैं बैंक में खरीदारी की सलाह दूंगा। सीएसबी बैंक में पिछली बार देखे तो ये स्टॉक में 450 एक मेजर हर्डल था, जो कल के सेशन में स्टॉक में ब्रेकआउट आया और आज एक फॉलोअप मूव भी है। और दोनों ही दिन, कल और आज 2 दिन जो ब्रेकआउट हुए हैं उसमें वॉल्यूम्स देखेंगे तो अपने डेली एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक हम एक अच्छा ट्रेंडेड फेज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 464 के स्टॉप लॉस से सीएसबी बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी 505 के टारगेट्स के लिए। ओके, सीएसबी बैंक 478 पे आपका बाय कॉल। आशीष जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा के लिए। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेंद्र, हम पूरे जो मेटल्स माइनिंग स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कमोडिटी साइकिल हमें लगता है कि एक बड़े पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो चुकी है और जिसका बेनिफिट हमें लगता है कि आयरन और कंपनीज को भी देखने को नजर आएगा। और वहां पे हमें लगता है लॉयड मेटल्स एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी कैपेसिटी को 10 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 35 मिलियन टन पर एनम तक जाती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी रहेगी। 350 हेक्टेयर की इनकी जो लैंड है नागपुर के पास में, वो वहां पर माइनिंग कर रहे हैं और ये माइनिंग ऑलमोस्ट 2050 तक ये करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जिसके चलते हमें लगता है कि एक बड़ा लंबा समय है और जहां पर जो रिजर्व एस्टिमेट्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमें लगता है लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो भी 30-31% के आसपास की है और रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग है। वैल्यू एडेड बिजनेस जो है वो कंपनी का वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि स्टील प्लांट भी कंपनी अपने लगा रहे हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और अब 1320 पे एक बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट भी स्टॉक पे बन चुका है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 1800 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये हमारी टॉप पिक रहेगी पूरे मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस के अंदर। मेटल एंड माइनिंग स्पेस लुक्रेटिव लग भी रहा है और लॉयड्स मेटल्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ एक काउंटर 3% अप है, तो रखे रडार पर मिड कैप फंडा के लिए। अच्छा, एक रिकैप कर देते हैं आपके लिए। चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जायसवाल जी ने चुना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो वीरेंद्र जी सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। खरीदारी की राय 990 का आपको कॉल लेना है, 50 का टारगेट देख रहे वो, 23.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसके अलावा एफएनओ सुपरस्टार के लिए कमिंस के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सोमिल जी सुझा रहे हैं। 4680 की टारगेट है, 4420 का स्टॉप लॉस लगाना है। रुचिर जी को चार्ट का चमत्कार के लिए सीएसबी बैंक पसंद आ रहा है, कह रहे हैं कि 505 तक जाएगा और 464 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। और मिड कैप फंडा के लिए लॉयड्स मेटल्स को चुना गया है आशीष चतुर्मोता जी की तरफ से। 1800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1320 का आप लगा लें स्टॉप लॉस। तो फिलहाल ये चार का चौका के कुछ पिक्स हमने आपके सामने रखे, लेकिन अब बात करते हैं पूरे साल की। देखिए, आर्थिक और रिफॉर्म के मोर्चे पर ये साल काफ़ी एक्शन वाला हो सकता है। बजट जैसे अपने डोमेस्टिक इवेंट्स के साथ अगर आप देखें तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक समझौते पर बाजार की नज़रें भी रहेंगी। नए साल के नए कदमों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हलचल के बारे में हमारे साथ चर्चा के लिए, इनफैक्ट इसकी जानकारी साझा करने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय सर जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण सर, गुड आफ्टरनून और आपको मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और सबसे पहला सवाल लक्ष्मण सर कि आर्थिक मोर्चे पर और रिफॉर्म के मोर्चे पर अगर मैं पूछूं तो नए साल में क्या उम्मीद की जाए? जी, आपको भी और अपने दर्शकों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल ये नया साल आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रहने वाला है और इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी आपको महीने भर के भीतर, जब वित्त मंत्री साहिबा बजट पेश करेंगी। हालांकि 1 फरवरी को बजट पेश करने की संभावना, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। तो बजट में आप देखें कि 2047 के मिशन की तरफ आगे बढ़ते हुए कई सारे कदम आपको दिखने को मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत हो, संस्थागत रिफॉर्म की बात हो, ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा एक सेक्टर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का एक नया चरण आपको देखने को मिलेगा, जहां पे सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव हो, सरकारी बैंकों में मर्जर का प्रस्ताव हो। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे सरकार इसको सक्रियता से इस पर विचार कर रही होगी, कुछ इस पर फैसला होता हुआ भी दिखेगा।
तीसरा वो है लेबर रिफॉर्म। लेबर कोड को सरकार ने नोटिफाई कर दिया, उस जमीन पर लागू करने पर काफ़ी ज़्यादा जोर रहने वाला है। तो लेबर रिफॉर्म एक बड़ा हलचल भरा रहने वाला, जो कि निवेशकों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जिसका इंतजार वो लोग कर रहे हैं। और चौथा, जो नियमों, कायदे, कानून का डीरेगुलेशन है, डीरेगुलेशन की तरफ सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, गौबा कमेटी की सिफारिशों को लागू कर रही है, उस पर और आने वाले दिनों में तेजी आता हुआ आप दिखेंगे। ये भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जाता है। तो निवेशकों के लिए और आम लोगों के लिए भी कह सकते हैं, उद्योगों के लिए ये साल काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है। अच्छा, ये रही बात घरेलू, है ना, कुछ वो समीकरण जो शायद डोमेस्टिकली अगर आप देखें हमारे अंदरूनी मामले हैं, लेकिन लक्ष्मण जी, पूरा का पूरा साल 2025 जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो एक ग्लोबल मार्केट से और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से पैरिटी एस्टेब्लिश करने में निकल गया हमारा। एक है अंतर्राष्ट्रीय सरोकार, उस पर बताइए वहाँ क्या क्या पॉसिबल है। अब ट्रेड डील को तो हमें देखते देखते अगर आप देखें तो हमारी आंखें पथरा गई हैं, और क्या ब्रेक थ्रू पॉसिबल है? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हैं वो है यूएस के साथ ट्रेड डील कब होती है। जैसा कि एक संकेत मिल रहा है कि अधिकांश बातों पर सहमति बन गई है, सिर्फ अब समय का इंतजार है कब इसकी घोषणा की जाती है। तो यूएस के साथ ट्रेड डील जैसे ही हुआ तो पूरा आप देखें कि पूरा सेंटिमेंट एक बदलता हुआ आपको दिखेगा। तो सबसे बड़ा इवेंट कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर ये रहने वाला है। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करीब दर्जन भर ऐसे हैं जो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, और इस नए साल में आप होता वो उनमें से कईयों को देखेंगे। मिसाल के तौर पर यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले होने की संभावना है, हो सकता है इसी महीने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर हो जाए। दूसरा, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। रशिया और उसके आसपास के देशों के साथ, यूरेशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, तो वो भी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू रखता है। तो एक ट्रेड के मोर्चे पे, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे आप देखें कई सारी चीजें जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ दिखेगा, और इसका असर घरेलू इंडस्ट्री पे, निवेशकों पर आप होता हुआ दिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बढ़ता हुआ दिखेगा। चीन के साथ पिछले दिनों सीमा विवाद की वजह से कई सारे निवेश बंद हो गए थे, अब सरकार धीरे धीरे दरवाजे खोल रही है, तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी आपको दिखेगी, देखने को मिल सकती है, और चीन का निवेश भी आता हुआ दिखेगा। और आपने जैसा देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आज से ही वो लागू भी हो चुका है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तें थी। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मोर्चे पे ये साल भी काफी हलचल भरा रहने वाला है। और पिछले कुछ सालों में लगातार 7 देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें सभी विकसित देश थे। इस वजह से और ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ा है कि हम कई और देशों के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट करें, और ट्रेड, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार दुनिया के पटल पर ज्यादा प्रभावशाली हो। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मोर्चे पर देखें तो काफ़ी एक्शन पैक्ड ये साल रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूरोप के साथ एफटी हो सकता है इस बार, इजराइल के साथ, चीन के साथ और दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर जो पूरे साल हमें देखने को मिल सकती है और आपके फोकस में होना चाहिए। और यूएस के साथ ट्रेड डील तो अभी भी अटकी हुई है, अब वही एक बड़ा सिरदर्द। अब देखते हैं कि 2026 में ये किस दिशा मुड़ता है। लेकिन निफ्टी आपके स्क्रीन पर देखिए फ्लैट नजर आएगा, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ। अच्छा, एसबीआई, पीएसयू बैंक स्पेस में हमने अच्छी एक रैली देखी, लेकिन प्राइवेट बैंक स्पेस की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा लेकर आएगा स्क्रीन पर एक बार। कोटक महिंद्रा डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ इनफैक्ट, और आज एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी इस पर, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। 2500 तक के टारगेट आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये काउंटर। कोटक महिंद्रा बैंक, अरुण कुमार मंत्री जी, देखेंगे आप क्या किया जाए, और जो टारगेट प्राइस है जैसे कि मैंने बताया, सिटी की रिपोर्ट है, काफ़ी पॉजिटिव है, सभी स्तरों पर कोटक महिंद्रा बैंक को पसंद कर रहे हैं। वो चार्ट्स पे कैसे नजर आ रहे हैं? श्रेया जी, बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो कॉल राइटर्स 2200 के लेवल के आसपास थे, वो भी मुझे लग रहा है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्म है, और मुझे लग रहा है 2245 और 2255 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो एज अ बीटीएसटी ट्रेड भी इसमें लेके चल सकते हैं। 30-40 रुपए का मूव मुझे लग रहा है ड्यू है। अगर कोई ट्रेड अभी लेता है तो उसका स्टॉप लॉस 2200 के नीचे होना चाहिए, और 2250 से 2255 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो कोटक महिंद्रा एज अ बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं। और माफ कीजिएगा, सिटी की रिपोर्ट नहीं थी, इस पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी। तो 2500 रुपये के टारगेट प्राइस आए हैं, चार्ट्स पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और निम्स इसका अच्छा रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट अच्छा रहेगा, बिजनेस ग्रोथ स्टेबल रहने की संभावनाएं हैं। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार 2026 के आउटलुक पर बात करेंगे हम कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शेनॉय से। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में कमाई का अड्डा में आप सभी का। अब हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में 2026 का आउटलुक समझाने के लिए, बताने के लिए मौजूद हैं इस वक्त दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड CEO कैपिटल माइंड के। कैपिटल माइंड, अगर इस शब्द का विच्छेद कर दें, कैपिटल पूंजी, जिसके अंतर्गत आप बाजार में आते हैं, माइंड मस्तिष्क, बुद्धि, है ना। बड़ा देखभाल के पैसा लगाना पड़ेगा दीपक जी इस बाजार में, क्योंकि कहीं प्राइस डैमेज है तो कन्विक्शन नहीं है, और कहीं पर प्राइस बहुत स्ट्रांग है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है। बहुत देखभाल करना पड़ेगा। मोटे तौर पे 2026 आपको लग कैसा रहा है? और एक चीज़ जो कि क्लियरली विजिबल है कि विदाउट FI's पार्टिसिपेशन एंड देयर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, बाजार बड़ा एक करवट नहीं लेता, बड़ा मूव नहीं लेता। तो एक यक्ष प्रश्न ये है कि आर वी रीजनेबल इनफ, मतलब हमारे वैल्यूएशंस इतने रीजनेबल हैं और हम इतने रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि बाहर का पैसा भारत आएगा? पहला प्रश्न तो यही है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को, आपकी सारी टीम को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी मुझे पता भी नहीं है कि 2026 में क्या आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 2025 और 24 में जितना FIs ने पैसा जितना निकाला, वो एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट था। उससे पहले वो निकालते थे, मतलब 80,000 करोड़ सबसे ज़्यादा हुआ करता था। अब 1-1.5 लाख करोड़ साल का वो एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने निकाला है। और उसकी जो मतलब उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। हम जैसे लोग, जैसे हम SIP करते जाते हैं या फिर डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उनका एक तरह से काउंटर बैलेंस हो गया था लास्ट ईयर में, और इसीलिए आई थिंक इंडेक्स का कुछ नीचे ज़्यादा गया नहीं। हालांकि काफ़ी IPOs भी आए, काफ़ी नए प्राइमरी इश्यूज भी आए। तो इसके अगर मैं ये कहूँगा, ये चेंज अगर हो सकता है तो ये है कि FIs शायद अपने जो वो सेलिंग है उसको कम कर दें, या फिर बेचना स्टार्ट करना अलग बात है, पर अगर वो सेलिंग कम ही कर दें तो शायद मार्केट में थोड़ी सी, मतलब बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर के का जो बैटल चल रहा था, उसमें बाइंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और उससे मार्केट इम्प्रूवमेंट की संभावना है। लेकिन एक बात है कि जब इंडिया की पॉलिसीज जैसे जैसे चेंज हो रही हैं, जैसे GST में बदलाव आया था, इंटरेस्ट रेट्स में कट्स आए हैं, उसका जो नतीजा है इवेंचुअली स्टॉक्स के अर्निंग्स में आना चाहिए। और जब स्टॉक्स का अर्निंग्स के रिपोर्ट्स में नजर आएगा कि इनकी स्टॉक्स की अर्निंग्स एक्चुअली इंक्रीज हो रही हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक FIs भी वापस यहाँ पे आएंगी, क्योंकि अर्निंग्स एक तरह से फ्लैटन हो गई थी और ग्रोथ उतना आ नहीं रहा था सबसे, मतलब बड़े स्टॉक्स में और कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी उतना ग्रोथ नहीं नजर आ रहा था जितनी उनकी वैल्यूएशंस थी। तो अगर ग्रोथ आने लग जाए वापस और वैल्यूएशंस वहीं के वहीं रहें, तो आई थिंक मार्केट FIs के लिए भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आगे जाके शायद 2026 में हो, शायद 2027 में, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आना आई थिंक ऑलमोस्ट एक तरह से ज़रूरी है, पर इनएविटेबल है कि ये इवेंचुअली हम अगर अर्निंग्स दिखाएंगे तो पैसा यहीं आएगा। अच्छा, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा था सर, क्योंकि अगर मैं रूपी फैक्टर को भी इसमें जोड़ दूं तो शायद उनके लिए एक मेजर सेटबैक था इंडियन मार्केट्स। अच्छा, एक और प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पे, जो मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि एज ए कंट्री एंड अल्टीमेटली एज ए इन्वेस्टर्स, हमने क्या AI थीम को मिस कर दिया? क्योंकि ये थीम 2025 में US मार्केट को ऑल टाइम हाई पे ले गई, वेल्थ क्रिएटर रही है। बट इन एनी चांस डू वी हैव एनी स्कोप ऑफ मेकिंग मनी थ्रू दिस AI थीम इन इंडियन मार्केट्स? जैसे कि कोफोर्ज ने अभी एक डील करी है ना, आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसा कोई विकल्प है ताकि आप उस खोई हुई या फिर उस मिस की हुई AI थीम पे थोड़ा सा पैसा बना सकें? आई थिंक वीरेंद्र जी, थोड़ा सा एक तो हमें टाइम थोड़ा और देना पड़ेगा इसके लिए। इंडिया इज अ कैपिटल कंस्ट्रेंट कंट्री, मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की उतनी कैपिटल नहीं है जितनी कुछ सेक्टर्स में ज़रूरत होती है मार्केट को बिल्ड करने की।
आप 1999 के पास के टाइम में जाएं अगर, तो ई कॉमर्स बहुत बड़ा थीम था वर्ल्ड वाइड। यूएस और यूरोप में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। इंडिया में भी कुछ दिखाई दिया, पर कुछ लोग यहाँ पे तब क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते थे। हमारे जो ई के जो लॉजिस्टिक्स थे वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो करीबन 20 साल लगे, जबकि फिर इंडिया में भी ई कॉमर्स एक हाइट पे आ गई। और आई थिंक हमने उसको ऑब्जॉर्व करके उनके लर्निंग से हमने अपनी इंडिया की ई कॉमर्स बनाई, और हमने इंडिया में क्विक कॉमर्स बनाया जो बाकी देशों में नहीं है इतनी प्रेवलेंट। और हमने क्विक कॉमर्स को हम काफी ज्यादा हाइट तक ले गए कि किसी और ऑलमोस्ट किसी और कंट्री में सिवाय चाइना के किसी ने इस तरह का ग्रोथ नहीं देखा है क्विक कॉमर्स में। हम उसी हिसाब से एआई को भी थोड़ी देर बाद ही अब्जॉर्ब करेंगे, जहां पे अभी ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। कई कंपनीज में 50 बिलियन 100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। 100 बिलियन 9 लाख करोड़ होता है। 9 लाख करोड़ या किसी के पास नहीं है उतना इन्वेस्ट करने की। मतलब पूरी गवर्नमेंट की जो बोरोइंग बजट है वो 12 से 15 लाख करोड़ है। वो मतलब अपनी हमारी गवर्नमेंट ही उतना ही बोरो करती है। तो अगर एक कंपनी खुद 100 बिलियन लेके अपनी एआई एआई को बढ़ाती है, तो इंडिया उसमें आई थिंक आज कंपटीशन नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा प्लाटो हो जाएगा और उस ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से उनमें से कुछ ऐसे कंपनीज होंगे जहां पे शायद वैल्यूएशन का स्ट्रेस आएगा, बैंक्रप्सीज आएंगे, जैसे भी यूएस ई कॉमर्स में हुआ था, यूएस इंटरनेट में हुआ था। इंडिया ने तब एडवांटेज ये लिया था कि वहां से हमने कुछ ऐसी कंपनीज अक्वायर करी जो बैंक्रप्ट हो रहे थे, और फिर उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके हमने अपनी बना ली, और या फिर उनके लर्निंग से हमने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की। आई थिंक वो वाला प्रोसेस अभी चल रहा है, और आई थिंक 2-3 साल में इंडिया फिर थोड़ा सा कैचअप करके इंडियन वर्जन्स ऑफ एआई भी बनाएगी अलग चीजों में। जैसे जगह हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी की जो एआई की क्षमता है वो अभी रिलेटिवली लिमिटेड है। आई मीन कुछ एआई टूल्स ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, पर इंडिया में 400 लैंग्वेजेस हैं। उसको अगर एआई में लाना चाहे तो शायद कोई लोकल सोल्यूशन ही बाहर निकल के आए जो सबसे अच्छी होगी। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, 2-3 साल और लगेंगे। काफी टेक्नोलॉजीज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। क्यों आप आज रैम या हार्ड डिस्क खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि एआई कंपनीज ने सारे ऑर्डर देके इन कंपनीज के कैपेसिटी को बुक कर लिया है। तो प्राइसेस आजकल 2 गुना 3 गुना हो गई हैं 3-4 महीने पहले के हिसाब से। सो आई थिंक एक चीज है कि यहाँ पर टाइम लगेगा, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एआई बस को मिस कर देंगे। इंडिया में कोई बस मिस नहीं करता है, बस में देरी होती है। इवेंचुअली हम भी एआई में बहुत प्रेवलेंट हो जाएंगे। और जैसे कि अभी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जो काफी आपके जो टेक्स्ट है, व्हाट्सएप है, इमेजेस है, सब कुछ है वो एआई से ही जनरेट होके आते हैं। तो आई थिंक आगे जाके हम और एआई यूज करेंगे। एआई के यूजर भी होंगे और एआई के डेवलपर भी होंगे। बिल्कुल सही बात की दीपक जी। गुड आफ्टरनून, और सबसे पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से। काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरीके से आपने समझाया कि एआई कैसे भारत में भी फिलहाल बर्डिंग स्टेज पे है, पनपने में और टाइम लगेगा। ठीक है, वो माना, लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे वो काफ़ी बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हमसे नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं, और 2025 की मार्केट की स्थिति देखकर जो 2026 में नए इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं मार्केट में, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने कुछ अच्छे रिटर्न्स तो दिए नहीं, अभी भी उसने निफ्टी और अगर आप बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्म ही किया है। तो क्या ब्रॉडर मार्केट्स में एक्सपोजर बढ़ाकर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और उनको क्या सलाह? श्रेया जी, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें आप मिड कैप और स्मॉल कैप को ना रखें तो वो भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में बैलेंस होना चाहिए। थोड़ी लार्ज कैप्स होनी चाहिए, मिड कैप्स होनी चाहिए, स्मॉल कैप्स होनी चाहिए। उसमें एक तरह से कभी कभी मिड कैप्स शाइन करती हैं, कभी कभी स्मॉल कैप शाइन करती हैं, और कभी नहीं। अभी आप 1 साल के हिसाब से देख रहे हैं, स्मॉल कैप्स में नेगेटिव रिटर्न है, निफ्टी में पॉजिटिव 10% है। यही चीज आप 5 साल की रोलिंग ले लें, अगर 5 साल का जो रिटर्न है आप उसको ले लें, तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में करीबन 8% पर ईयर की का जो रिटर्न है वो एक्स्ट्रा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में अगर 5 साल का रिटर्न 12-13% है,
तो नियरली 19-20% रिटर्न आया पिछले 5 साल में मिड और स्मॉल कैप्स में। और ये जो आउट परफॉर्मेंस जो डिफरेंस है 5 साल के हिसाब से, मतलब अगर आप कहीं कभी भी जाए हिस्ट्री में, इन एनी 5 ईयर पीरियड यू विल नोटिस दैट स्मॉल एंड मिड कैप्स ऑलवेज हैव सम आउट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपका इसलिए अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपका नज़रिया 5 साल और 5 साल से ज़्यादा है रिटर्न्स के लिए, तो फिर आपको बैलेंस रखना ही पड़ेगा कि मिड कैप्स थोड़े होने चाहिए, स्मॉल कैप्स भी होने चाहिए। आप ऐसा कर लें कि जैसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी होगी 50-30-20, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, ऐसे रख के चल सकते हैं। या फिर आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर के साथ जा सकते हैं, या फिर जिसमें वो ऑटोमेटिकली अपना नज़र, जैसे वो मार्केट्स चेंज होते हैं, वो ज़्यादा स्मॉल कैप्स में जाते हैं या फिर ज़्यादा लार्ज कैप्स से ज़्यादा मिड कैप्स में जाते हैं, वो उस तरह की स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इनको ये नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ लार्ज कैप्स के पास होना चाहिए। शायद यही होगा कि अगर पिछले 1 साल में आपके स्मॉल कैप्स मतलब उनके पोर्टफोलियो में आपके गिरे हैं, तो उनका वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो गया होगा। और अगर इतना कम हुआ है कि बहुत कम है, तो उसको एक्चुअली बढ़ाना चाहिए कि आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप उतना ही रखें। पर मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, तो मिड और स्मॉल कैप्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ लार्ज कैप्स की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल सबका साथ होना चाहिए। तो 50-30-20 स्टैंडर्ड रूल बताया है आपने हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन था मेरा दीपक जी आपसे। ऑटो स्पेस आज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और दिसंबर ऑटो सेल्स आंकड़े भी आए हैं, इंप्रेसिव नंबर्स ही रहे हैं। ऑटो एज अ स्पेस आपको क्या लगता है, और कोई प्रेफर्ड पिक्स इस पर्टिकुलर स्पेस में से आपके लिए? इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो श्रेया जी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये कहूंगा जरूर कि 4 व्हीलर ऑटो में जहाँ पे सबसे ज्यादा आई थिंक हमें स्कोप लग रहा है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि 4-5 साल से सेल्स उतने अच्छे नहीं आए थे। और इस जीएसटी कट की वजह से जो सितंबर में हुआ, आई थिंक उसके बाद से 4 व्हीलर के प्राइसेस में काफ़ी अंतर आया। इनफैक्ट काफ़ी नीचे आए हैं प्राइसेस, और अब इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हैं। तो इस वजह से लोग लोन लेके गाड़ियों को अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ियों के प्राइस कम हो गए हैं। और पेट्रोल और डीजल का प्राइस तो उतना ही है, और इलेक्ट्रिक का प्राइस तो वैसे प्राइस उतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है वो वाला मार्केट। आई थिंक इस वजह से हमें आगे बढ़ के देखना होगा कि आई थिंक और गाड़ियां लोग अपनी या तो अपग्रेड करेंगे या फिर नई गाड़ियां लेंगे अपने बाइक्स या 2 व्हीलर्स को रिप्लेस करते हुए। और ये सारे सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होगा, छोटे जगहों में भी होगा, 2nd टियर 3rd टियर गांव में भी होगा। अभी के लिए कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर 15 साल की आपकी गाड़ी हो गई तो आपको वो जो काफी कुछ रिन्यूअल करना पड़ता है। और नॉर्थ में आई थिंक दिल्ली में आप गाड़ी को चला ही नहीं सकते अगर वो पेट्रोल या डीजल की गाड़ी हो 15 साल बाद। तो इस वजह से भी आई थिंक थोड़े से सेल्स में अंतर आ सकता है। लेकिन वो जो पुरानी गाड़ियां हैं, वो भी उनकी रीसेल होके वो दूसरे जगहों पे आएंगी जहाँ पे ऐसे रूल्स लागू नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हैंड कार सेल्स और उसके जो पोर्टल्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, वो भी इंक्रीज उनमें इंक्रीज आएगी आगे जाके। ऑटो में एक और चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी एंसिलरीज का भी आई थिंक स्कोप इंक्रीज हो जा रहा है। एंसिलरीज में काफ़ी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। आई थिंक उनमें भी कुछ उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी रिलेटिवली कम हो गई हैं अभी, तो उनमें भी थोड़ा सा स्कोप है। चाहे आप टायर्स ले लें या फिर आप वायरिंग और बैटरी स्पेस में जो कंपनीज हैं वो वाली कंपनीज भी देख लें। आई थिंक वो उनमें भी कुछ स्कोप है अभी इंक्रीज होने का। लेकिन ये है ज़रूर कि कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपको बस वैल्यूएशन देख के आई थिंक देखना चाहिए। बस सेक्टर अच्छा कर रहा हो वो तो एक बात है, लेकिन आप अगर ओवर पे कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक नहीं है। कि मारुति के प्राइस पे मर्सिडीज के प्राइस पे आपको मारुति शायद नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि मारुति की कार इतनी अच्छी ना हो जाए कि वो मर्सिडीज बन जाए। बिल्कुल चूजी और पिकी होना है ऑटो स्पेस में, लेकिन ऑटो एंसिलरी जैसे स्पेस भी रहेगा रडार पर। और जीएसटी कट का बिल्कुल जाहिर तौर से बड़ा फायदा है इस स्पेस को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन दीपक जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और साल का पहला कारोबारी सत्र निफ्टी फ्लैट
बैंक निफ्टी भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं, ये भी फ्लैट, ब्रॉडर मार्केट्स भी फ्लैट। वीरेंद्र जी, फ्राइडे का सेशन है कल और आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, क्या रहेगी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी? देखिए श्रेया, अब डे ट्रेडर के लिए तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। डे ट्रेडर के लिए तो कुछ बचा नहीं है ना। और इंट्राडे में ऑप्शन राइटर्स का एक गेम था। जिस प्रकार से ऑप्शंस की प्लेसमेंट है, मैं ये कहूँगा निफ्टी पे 26,100 और 26,000 एक इम्पॉर्टेंट बेस है इस नई सीरीज़ का। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो आप रह सकते हैं। अगर आपने एक ट्रेड कल लिया या फिर सीरीज़ की शुरुआत में लिया या फिर परसों लिया, जब भी लिया आप रह सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी वक्त आप एक 26,068 के रिट्रेसमेंट के लिए तैयार रहिएगा। जिस ट्रजेक्टरी में आप हैं उसमें 26,068, 26,021, 26,000 कहीं भी खुला हुआ है। सो एट वैल्यू एट रिस्क 150 पौने 200 पॉइंट की आपके पास कभी भी खुली हुई है। लेकिन एक बात अच्छी है श्रेया, अगर ये रेंज कट गई तो प्रॉफिट पोटेंशियल्स भी अच्छे हैं। तो ये रही बात निफ्टी की। बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज निफ्टी आईटी ने दैट रिक्वायर्ड रिवर्सल ले लिया। बैंक निफ्टी आपका स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी आईटी ने वो रिक्वायर्ड रिवर्सल ले लिया। निफ्टी आईटी का ये प्राइस 38,177 एग्जैक्टली 20 डेमा है। तो बस मैं इसी इंप्रेशन में कि निफ्टी आईटी ने 6 दिन के लॉसेस के बाद एक रिवर्सल लिया है, 20 डेमा को स्ट्राइक किया है। जस्ट इस एंटिसिपेशन में मानता हूँ कि शायद ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो निफ्टी पोजिशनली होल्ड, बट मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल्स 26,050 तक के खुले हुए हैं। रही बात निफ्टी बैंक पे, यहाँ भी आप लोग रह सकते हैं। बट याद रखिएगा, यहाँ पर भी एट एनी गिवन पॉइंट 59,400, 59,500 तक का डाउनसाइड कभी भी हो सकता है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। बट आउट ऑफ दीज टू, आई मीन बैंक निफ्टी और निफ्टी में बेटर प्लेस्ड निफ्टी बैंक है, नो डाउट अबाउट दैट। श्रेया, बिल्कुल, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में और दोनों पे होल्ड की सलाह। और ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। लेकिन अब डीलर्स कौन से स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं, कौन से 2 स्टॉक्स उनके रडार पर आए हैं, यतिन जी से समझ लेते हैं। यतिन जी, 2 स्टॉक्स कौन से डीलर्स की तरफ से? जी, तो श्रेया, 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले यूपीएल। और देखिए स्टॉक में कितनी कंसिस्टेंसी रही है दिसंबर सीरीज में। अगर हम बात करें जनवरी सीरीज की, तो यहाँ भी डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म के लिए डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीएसटी का ट्रेड यहाँ लिया जा सकता है 810, 815 तक के टारगेट्स के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस से उनको लगता है काउंटर में काफ़ी अच्छी 2 से 3% की मोमेंटम रहनी चाहिए कल परसों के लिए। और एफआईएस यहाँ बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा बीएचईएल, ये भी एक काउंटर है जहाँ 300 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स खरीदारी अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यूपीएल और बीएचईएल, ये 2 स्टॉक्स डीलर्स की तरफ से आए हैं बीटीएसटी ट्रेड के लिए। और यूपीएल आपको याद होगा जनवरी सीरीज के लिए भी इसे सुझाया गया है। तो जनवरी सीरीज का एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, यूपीएल डीलर्स के भी रडार पर है। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं, उनके रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स, वो समझ लेते हैं। रुचित जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। फ्राइडे के सेशन के लिए बताइए, क्या कैरी करें, बीटीएसटी या एसटीबीटी? डेफिनेटली बीटीएसटी लेके जाने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अच्छा है और केईआई इंडस्ट्रीज हमें लग रहा है कि बीटीएसटी के लिए एक अच्छा पिक रहेगा। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। सो यहाँ पे एक अच्छा फॉलोअप मूव कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है। सो केईआई इंडस्ट्रीज करंट लेवल पे 4680 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए 4600 के टारगेट्स के लिए। ओके, क्या इंडस्ट्रीज आपकी बाय कॉल है? मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मदरसन पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्शन रिकमेंडेशन दिया था। एक बीटीएसटी के तौर पे फ्यूचर में भी एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मदरसन में फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे मदरसन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 121 रुपए 50 पैसे के साथ और 127 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट कर सकते हैं। संवर्धना मदरसन, मानस जी इसको फिर से पिक कर रहे हैं एज ए बीटीएसटी। गाबर सर, आपकी पिक क्या होगी? लॉन्ग होगी श्रेया, और स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। बहुत अच्छी तेजी है, एक ब्रेकआउट मिला है हाई टाइम फ्रेम पर। ट्रेड करे 3796 पर टीवीएस मोटर, और टीवीएस मोटर पर स्टॉप लगाएंगे करीब 3770, मतलब 26 रुपए का। टारगेट 3850। ओके, टीवीएस मोटर्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ स्टॉक। अमित जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक पुलबैक के बाद कंसोलिडेशन हुआ और आज हम उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देख रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। 146.80 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें, 143 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 155 के।
ओके, बैंक ऑफ इंडिया ये अमित जी की पिक हो गई। अरुण जी आपके पिक कल के लिए? श्रेया जी, एक मीन रिवर्जन के ट्रेड के लिए आरवीएनएल को लेके जा सकते हैं। 361 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 357 का लगाए और 372 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो अच्छे पुल बैक के बाद मुझे लग रहा है वापस मोमेंटम आना चाहिए, तो एज अ बीटीएस ट्रेड इसको लेके चल सकते हैं। ओके सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा पीएफसी पर। पीएफसी में कंसोलिडेशन टूटा है और आज के दिन में 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये कट हो रहा है। ग्रेट सेटअप। एक जो कंसोलिडेशन था वो एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न में से निकला था। सो दो अलग अलग पैटर्न है, एक रिवर्सल का ट्रेड में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 350 पर और टारगेट होगा 390। पीएफसी आरईसी दोनों स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म किए हैं दोनों स्टॉक्स ने, तो सोमिल जी कह रहे हैं पीएफसी को कल के लिए भी कैरी कर सकते हैं। खैर ये तो हो गई बीटीएसटी ट्रेड्स ले लिए हमने, लेकिन वीरेंद्र जी ब्रेथ कैसी रही मार्केट की? जिस तरीके से वॉलेटाइल, थोड़ा क्या वॉलेटाइल छोटे से रेंज में रहा था मार्केट, लेकिन ब्रेथ लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सुधरती हुई नजर आई। हाँ बिल्कुल वही, इसे तो वॉलेटाइल भी नहीं कहेंगे। हाँ, इसे 31 दिसंबर की इतनी थकान थी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली की सर्दियों में रजाई में बैठा हो पूरे दिन। ठीक ऐसी महसूस हो रहा है। इट्स 26132 मार्केट ब्रेथ आपके स्क्रीन पे। ऑल द मार्केट ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस फार बेटर थी। 105 लॉन्ग्स एंड थैंक्स टू ऑटो नंबर्स। 24 शॉर्ट कवरिंग, 67 में शॉर्ट और 11 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। हालांकि एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की धारणा कम थी। दैट्स गुड। इस शीट का, इस नंबर्स का क्रक्स यही है। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पे था। और फर्स्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग्स की, जहाँ पे लॉन्ग्स कमिटेड थे। वोडाफोन आइडिया एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था यहाँ पे, और बाकी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडस टावर्स। आज टेलीकॉम पेस में राइट फ्रॉम द आई थिंक फर्स्ट टिक जब बाजार ने ओपनिंग हुई उसके बाद से ही एक सिग्नल दिया था कि आज बाजार इस पर आतुर है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज रिवर्सल, एस्ट्रल रिवर्सल। अगली स्लाइड आई है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी। इसमें बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट कवरिंग, जो थोड़े बहुत अगर आप देखें तो यहाँ पर शॉर्ट्स थे, वो पिछले 3 दिन से कवर हो रहे थे। एक्सपायरी हुई उसके बाद भी कंटिन्यू है। एटर्नल में शॉर्ट कवर था। मन्नपुरम फाइनेंस, टोरेंट पावर, आरबीएनएल जिसका भी जिक्र किया यहाँ पर अभी मीन रिविजन ट्रेड के लिए। बाकी आज का एक्सीडेंट था जनाब, आईटीसी यूएसएल, और पूरा नशा उतर गया यूएसएल का आज 0.3% नीचे। एवेन्यू सुपरमार्ट और केन्सटेक और बैकऑन। ये आशीष शत्रुमोता जी हैं क्या, जरा प्लीज बताइएगा मेरे को। और अच्छा नहीं चले गए वो यहाँ पे। और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग एलकेम में कैम्स, एसआरएफ, एशियन पेंट्स, सिप्ला। श्रेया एक बात बताइएगा, लास्ट टाइम राशन लेने कब गई थी आप? होता है ये, चाहे वो आदमी अकेला रहे चाहे परिवार के साथ, राशन लेने जाता ही था, है ना। चलो लास्ट टाइम मुझे याद नहीं लास्ट टाइम में कब गई थी। सब ब्लिंकिट हो रहा होता है, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे, तो यही 3 चीज़ हो रही होती है। मैं भी सोचिए, मैं एक दिन बैठ के ये सोच रहा था, कल हम न्यूज़र में बैठ के ये बात कर रहे थे कि अगर हम अपनी पेमेंट हिस्ट्री निकालें तो शायद ये खोजना बहुत मुश्किल हो गया होगा कि कब हम लास्ट टाइम ग्रोसरी मार्केट में गए थे और पूरे महीने का राशन लेके आए। ब्लिंकिट डोमिनेट कर रहा है उसमें, और जोमेटो, कितना हमने पेमेंट करा इनको। शायद मैं यही सोच रहा था, कल यही बात हो रही थी। और ये देखिए इस स्टॉक को, एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब 3 सितंबर 25 को इसका प्राइस था लगभग 5,000 रुपये। नाउ इट्स 3718, और ये जा रहा है अपने मल्टी ईयर नवंबर 2021 से लेके अब तक की, यानी मोटा मोटी 5 साल की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ। तो ये बड़ी गौर फरमाने वाली बात है। मानस, आपका व्यू क्या है? ये होल्ड कर जाएगा 3800 को, 3700 को, 3600 को, या फिर जिस ये मतलब आप सोचिए कि इस बार का जो पेन है ना, वो लग रहा है कि थोड़ी लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी कटी है लोगों की। आपका टेक है एवेन्यू सुपरमार्ट पर? तो देखिए पैटर्न तो निगेटिव है और कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप मेरे ख्याल से 4680 से देखें तो स्टॉक ने कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं दिया, उसके ऊपर नहीं निकला है। पैटर्न निगेटिव है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, गिरावट बढ़ सकती है, 3400 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 4150 के ऊपर ही करनी है। 4150 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें और सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी फिलहाल आपको यहाँ पे अपनानी है। काउंटर वीक नजर आ रहा है चार्ट्स पर, लेकिन अब बात उन बड़े ट्रिगर्स की जिन पर इस साल नजरें रहेंगी। इवेंट्स की पूरी लिस्ट समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, 2026 में कौन कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं? देखिए पूरे साल के इवेंट्स मैंने कंपाइल कर लिए हैं और इन्हें ध्यान से
सुनिएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट है। सबसे पहले जैन के इवेंट्स में देखें तो 15 जैन को, क्योंकि 2017 के बाद से मुंबई के बीएमसी के इलेक्शन हुए नहीं है, तो ये इलेक्शंस होंगे तो इसके बाद परिणाम आएंगे, तो मुंबई बेस्ड और खासतौर पर जो इंफ्रा कंपनीज हैं यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब फेब में देखें तो ये मार्केट की दिशा अब 1 फेब के बाद ही तय होगी कि बजट कैसा होता है, किस सेक्टर को क्या मिलेगा। इससे बड़ा इवेंट कोई मार्केट्स के लिए हो नहीं सकता। इसके आसपास आप देखें तो अप्रैल में और मार्च में यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, यहाँ पर चुनाव के ऐलान होंगे, जो डेट्स हैं वो आएंगी। अब एग्जैक्टली कब आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन मार्च और अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकती हैं। अब जून जुलाई की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर 11 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में फीफा विश्व वर्ल्ड कप का जो है ये आगाज़ हो जाएगा, तो थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स में हलचल आपको देखने को मिल सकती है। वहीं ईसीबी की बैठक होगी जुलाई में। अगस्त की बात करें तो जैक्सन होल इसका सम्मेलन होगा, तो यहाँ पर दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकर्स होते हैं वो एकत्रित होते हैं और फिर वो बयान देते हैं, उसका मार्केट पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। 14 सितंबर को इस बार गणेश चतुर्थी है और ये मैं खासतौर पर इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली देखें तो गणेश उत्सव का जो हफ्ता है वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। ज़्यादातर केसेस में इस हफ्ते के दौरान मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है और 5 नवंबर को दिवाली के जो फेस्टिव सीजन है इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो जो कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक्स हैं इन्हें भी आपको फोकस में रखना चाहिए। ओके, तो 2026 के ये वो इवेंट्स जिनके साथ साथ बाजार गुजरेगा, और जैसे कि अभी आशीष कह रहे थे गणेश चतुर्थी सितंबर का वो महीना, बाजार में तब तक बहुत सी तेज़ी आ चुकी होती है या फिर आती है। लेट्स फॉर द बेस्ट के वैसा ही हुआ। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। इवेंट्स पर 2026 हम क्लोज की तरफ बढ़ते हुए 26,145 मैं एक दो स्टॉक्स और देता हूँ आपकी स्क्रीन पे जो की टुवर्ड्स क्लोज बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर एक कोलैप्स की स्थिति है। एक बार आज लेके आइएगा आप कैम्स कंप्लीटली बैकफुट पे, आज HDFC AMC अगर आप देखें तो कंप्लीटली बैकफुट पे। और क्या क्या चीज़ थी जो कि आज थोड़ा सा कोलैप्स हो रही थी? टाटा कंज्यूमर ये भी बैकफुट पे आया, कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग था। बायोकॉन बैकफुट पे आया। केन्स टेक को आप स्क्रीन पे लेके आइएगा, ये बैकफुट पे था। यूनाइटेड स्पिरिट्स कंप्लीट कोलैप्स, ITC। बट लेके आइए एक बार जरा प्लीज़ HDFC AMC। आपका टेक क्या होगा इस पर अरुण? एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन बन रही थी यहाँ पर 2720 की, और मैं इसलिए कह रहा हूँ 2700 क्योंकि मैंने स्टडीज़ में नोट भी किया हुआ था क्योंकि इसी प्राइस पे आपके 3 एवरेजेस एक साथ एक कोलाइड हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 2690 पे आपका 200 और नहीं 100 और 50। टेक क्या आपका HDFC AMC पर? वीरेंद्र जी ओवरऑल स्टॉक तो साइडवेज है, ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, पर 2670 2680 एक शॉर्ट टर्म हर्डल है। अगर वो निकलता है तो मोमेंटम पॉजिटिव आ सकता है। तो फिलहाल जिनके पास है HDFC AMC होल्ड करें। 2610 का एक सपोर्ट है, 2610 के नीचे जाएगा देन वीकनेस बढ़ सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। और 2680 और 2700 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं। तो फिलहाल तो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स में मोमेंटम नेगेटिव है, पर इस स्टॉक को देखें तो इसमें वीकनेस 2610 के नीचे ही है। ओके, 2610 के नीचे फिसलता है अगर HDFC AMC तब वीकनेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। ये राय हो गई HDFC AMC पर, लेकिन इंश्योरेंस स्पेस के लगातार हम जिक्र करते रहते हैं, CNBC आवाज़ पर खबरें बताते रहते हैं आपको, और हाई इंश्योरेंस कमीशन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और RBI की कुछ चिंताएं भी हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ने क्या क्या कहा, पूरी डिटेल लेकर यश जैन है। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? गुड आफ्टरनून। तो ये पूरा जो सिलसिला है हाई कमीशंस पे रेगुलेटर्स और सरकार का बात करने का, वो शुरू हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने, जिसने हाई कमीशंस के इशू को हाईलाइट किया और कहा कि ये इसे कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है इस पॉइंट पर। दूसरा, उसके बाद कल की बात है जब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी M नागराजू साहब ने भी हाई कमीशन इंश्योरेंस कमीशन के पॉइंट को हाईलाइट किया और कहा IRDAI जो कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो बहुत जल्द नियम लेकर आएगा कमीशंस कंट्रोल करने के लिए। अभी आज की बात है, RBI ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर, जहाँ पे RBI ने हाई कमीशन को एक सबसे बड़े रिस्क के दौर पर माना है इंश्योरेंस सेक्टर में। RBI कहता है कि दोनों प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के कमीशन
काफ़ी ज़्यादा है और इनमें एक काफ़ी मात्रा में बढ़त देखी गई है। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस ने FY23 से और प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से FY23 से ये स्पेशली ये इंश्योरेंस में बढ़त दिखाई है। हायर कमीशन जो कि है इंश्योरेंस सेक्टर में RBI के अनुसार इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस अफोर्डेबिलिटी दोनों के रास्ते में आते दिखे हैं। अभी जो 3 लाइन RBI ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में रिपोर्ट में कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI ने कहा है लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की ज़रूरत है। एलिवेटेड कमीशन जो कि हाई कमीशन है वो प्रॉफिटेबिलिटी को वीकन करते हैं और सिक्लिकल वल्नरेबिलिटीज़ यानी कमजोरियों को बढ़ाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमीशन कम होने चाहिए आने वाले दिनों में। परफेक्ट। तो RBI की कुछ चिंताएं हैं जो कि यश से हमने समझ ली, और पेनिट्रेशन को अगर हाई कमीशन होगा तो जाहिर तौर पर पेनिट्रेशन कम होगा, लोग उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, तो एक बड़ा कारण है जिसके लिए रेगुलेटर्स इसके पीछे पड़े। अब देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स होते हैं, लेकिन क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मात्र 2 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग को और थर्सडे का सेशन। कैसे रही क्लोजिंग? बिग वॉल पर समझते वीरेंद्र जी से, ओवर टू यू सर। वॉल बड़ी है पर क्लोजिंग बहुत जो वहाँ पे हो रही है, दायरा बहुत छोटा है उसका, है ना, दायरा बहुत छोटा है उसका। जरा वॉल पे दिखाइए एक बार प्लीज़, यहाँ पे बहुत छोटा दायरा। हम ना 26,200 के ऊपर निकले ना 26,100 के नीचे आए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 59,750 का जोन नहीं कटा और नीचे नहीं टूटा 59,500, तो छोटे से दायरे में। बट बस थोड़ा सा पशोपेश ये होता है ना कि हम इस रेंज को नहीं बाइसेक्ट कर पा रहे हैं, और इस रेंज में आके बार बार जो FIs के इंडेक्स के शॉर्ट है उसका एक बार फिर से बढ़ जाना, ये थोड़ा सा जो प्रश्न चिन्ह है लगा देता है। बाकी एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर, बुल्स और बेयर्स के फेवर में था। मिड कैप्स में आज थोड़ा सा अगर आप देखें जुझारूपन था, लगभग 350 के ऊपर। स्मॉल कैप थोड़ा सा साइडवेज थे आज। निफ्टी बैंक ने एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक सधी हुई पारी खेली, बट इट्स ऑल अबाउट, मेरे ख्याल से अगर इस सेशन का क्रक्स है, एक निचोड़ है, तो वो है कि पिछले 5 सेशन से चली आ रही निफ्टी IT की वीकनेस को आज एक थोड़ा सा विराम लगा। आज हल्का सा एक रिवर्सल था। पिछले दिन की पूरी कैंडल पलट गई और उस पलटने के क्रम में आपने 20 डेमा को छुआ और रीगेन किया। दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से कल के पर्सपेक्टिव से ये महत्वपूर्ण है। अब आइए उसके बाद जरा आप सेक्टर इंडिसेस पे, सेक्टर इंडिसेस आज क्या करके गए ये आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक आपको बता ही चुका हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अगर आप देखें एक सीमित दायरे की उछाल था। PSU स्टिल डूइंग वेल। बैंक्स डिफेंस बैकफुट पे था, उसके बाद कैपिटल गुड्स बैकफुट पे था। मेटल्स आज फिर स्ट्रॉन्ग रहे, अपने हिस्से की तेजी वो रोज़ बरोज़ करके जा रहे हैं। FMCG बैकफुट पे था, लेकिन याद रखिएगा आज ITC का एक मेजर क्रैक इसको झेलना पड़ा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी आज मैरिको ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। IT का जिक्र हुआ, ऑटो बहुत शानदार मूव। आज की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट थी ऑटो, उसके बाद IT का रिवर्सल, बाकी फार्मा बैकफुट पे, रियल्टी साइडवेज, ऑयल एंड गैस स्पेस साइडवेज। कल के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कैपिटल गुड्स स्पेस पर अगर आप देखें तो कुछ मूव्स विजिबल थे। इंडेक्स की एक बार रूपरेखा लेके आइए, क्या था तेज, क्या था बैकफुट पे। अगर आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट में देखें तो बजाज ऑटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, बट आज का क्रैक ऑफ द डे ITC। मार्केट शट 26141 पे द वेरी फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर। नए साल के पहले दिन बाजार रहा रेंज बाउंड, बहुत ही रेंज बाउंड। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुश है ज़माना आज पहली तारीख है, हाँ। मीठा है खाना आज पहली तारीख है। मीठा अगर किसी के हाथ लगा तो वो था जिसे कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, ऑटो। ऑटो क्यों चले? बिल्कुल, बस वही चले आज सर, ऑटो आज चला है। और जिनके पास ITC होगा उसको क्या खाना, 2 घूंट कड़वी, 2 घूंट नीम की घूंट मिली उन्हें। खैर लेकिन ITC के इन्वेस्टर्स ये झेल चुके हैं श्रेया, आप पहले भी झेल चुके, बिल्कुल। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 2000 एक सेकंड में ITC दिखाता हूँ आपको। ITC डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे। आपने तो ये अभी देखा, आप यकीन मानिए अप्रैल 19 से पहले या फिर इवन मेरे ख्याल से जुलाई 2020 से पहले ITC उन लोगों ने काट दिया जिन्होंने 10-10, 20-20 साल से रखा था। यकीन मानिए ये स्टॉक ऐसा है जो हमेशा आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और उसके बाद मुझे याद अच्छी तरीके से आशीष शर्मा एक कन्वर्सेशन में थे PMS मैनेजर के साथ, तो उन्होंने काटा ITC 200 पे। और उसके बाद जून 2020 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में ये स्टॉक 200 का 500 हो गया था। तो ये स्टॉक की प्रॉपर्टी है, ये आपका संयम, ये आपकी बर्दाश्त करने की जो क्षमता है उसको टेस्ट करता है। याद रखिएगा ITC। बिल्कुल, मार्केट में वैसे एक कहावत भी है सर, पेशेंस इज द की।
तो खैर, तो ये हो गई आज के सेशन की पूरी बातचीत, लेकिन कल का सेशन और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे का सेशन कल होगा और कल हम फिर से आपके साथ आपके सामने हाजिर होंगे मॉर्निंग कॉल्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। नमस्कार।